हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा बिल टू शिप टू का कॉन्सेप्ट कि आप टैली प्राइम में बिल टू शिप टू के कॉन्सेप्ट में कैसे एंट्रीज पास करेंगे। यानी जो जीएसटी का बिल टू शिप टू का कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड एंट्रीज आप टैली प्राइम में कैसे पास करेंगे, चाहे वो सेल की हो या सेल्स रिटर्न की हो। यानी अगर गुड्स आपके पास वापस आ रहे हैं तो उस केस में भी आप एंट्रीज को कैसे पास करेंगे टैली प्राइम में। तो ये सारी चीजें आप सीखने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी हैं जो आपको नहीं पता होंगी, वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो भी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं मैं जीएसटी लॉ को ध्यान में रखते हुए, ई वे बिल पोर्टल को ध्यान में रखते हुए और टैली को ध्यान में रखते हुए, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सिखा रहा हूं। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको सिखा रहा हूं, जो भी मैंने अभी तक सीखा है। ये वीडियो एजुकेशनल वीडियो है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप अपने लॉयर या सीए से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने आज तक सीखा है, उसके बेसिस पर मैं ये सारी चीजें आपको सिखा रहा हूं। फ्रेंड्स, बिल टू शिप टू का कॉन्सेप्ट समझने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नॉर्मल केसेस में एंट्रीज कैसे होती है। मानकर चलिए अभी बिल टू शिप टू का कॉन्सेप्ट नहीं है। सपोज कीजिए ये आपको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा टैली, इसमें आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा ये सूरज हार्डवेयर, जहां पर मैं कर्सर हिला रहा हूं। मानकर चलिए ये एक पार्टी है, ये सप्लायर है, यानी जो गुड्स को डिलीवर करेगा। और मैंने यहां पर इसी तरीके से और भी कंपनीज बना के रखी है। मानकर चलिए ये एचएमएम इंटरप्राइजेस है, ठीक है। ये रिसिपिएंट है, ये गुड्स रिसीव करेगा। यानी एचएमएम इंटरप्राइजेस ने सूरज हार्डवेयर को ऑर्डर दिया कि मुझे ये गुड्स चाहिए, ये मुझे आप भेज दो। तो ये रिसिपिएंट हो गया और वो सप्लायर हो गया। तो अगर ऐसा केस है जिसमें जो रिसिपिएंट है वो बायर सप्लायर को ऑर्डर देता है कि मुझे ये गुड्स भेज दो, तो ये नॉर्मल केस होता है। यानी जैसे अगर हम ई वे बिल के पोर्टल के हिसाब से देखें तो वहां पर हमें एक ऑप्शन मिलता है, वहां पर रेगुलर ऑप्शन मिलता है। ये वो केस होता है, ठीक है। यहां पर मैं आपको समझाते भी जा रहा हूं कि ई वे बिल के पोर्टल में इस केस में आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना होगा। वो मैं आपको ई वे बिल आगे खोल कर भी दिखाऊंगा। ई वे बिल का जो पोर्टल है उसमें भी मैं आपको समझा दूंगा। अभी मानकर चलिए जो नॉर्मल केस है, इस केस में अगर गुड्स जा रहा है और फिर सेल्स रिटर्न आ रही है तो कैसे एंट्री होगी, सबसे पहले आप ये देख लीजिए। ये उन लोगों के लिए जो लोग बिगनर है। यहां पर सबसे पहले हम एक आइटम को क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट में जाकर हम आइटम क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम में। मानकर चलिए मैं जीन्स क्रिएट कर रहा हूं। ये सारी चीजें मैं समझ कर चल रहा हूं कि आपको पहले ही से आती होंगी, इसीलिए मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आपसे बात नहीं कर रहा हूं। और आपके पास अगर मानकर चलिए इससे अर्लियर वर्जन की टैली हो, चाहे प्राइम की हो या ERP 9 हो, तो उस हिसाब से आप अपनी एंट्रीज को करेंगे। फिलहाल मैं आपको जो अभी तक की लेटेस्ट टैली है टैली प्राइम की, उसमें मैं ये सारी चीजें आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पर हम HSN कोड डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे अभी फिलहाल डेमो पर्पस के लिए। यहां पर भी आपको HSN कोड या जीएसटी रेट को नहीं देखना है, क्योंकि मेरी ये वीडियो इससे रिलेटेड नहीं है। यहां पर मैं कुछ भी डाल रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप अपने हिसाब से काम करेंगे। सिर्फ आपको यहां पर मुझे बिल टू शिप टू का कॉन्सेप्ट समझाना है। उस केस में कैसे इनवॉइसेस क्रिएट होती हैं, कैसे सेल्स रिटर्न के टाइम पर सारी चीजें होती है, कैसे ई वे बिल पोर्टल पे जाकर हमें डिटेल को डालनी पड़ती है, कौन से ऑप्शन को चूज करना होता है, ये सारी चीजें समझाना चाह रहा हूं मैं आपको इस वीडियो के अंदर। ये एक आइटम बन गया, ये मेरा सप्लायर है नॉर्मल केस में। हम वाउचर में आ जाएंगे। यहां पर हम क्या करते हैं, जब हमें किसी किसी को सेल करना होता है तो हम सेल्स वाउचर में आते हैं। यहां पर हमें वो पार्टी जो है जिसने हमें ऑर्डर दिया है उसका हमें यहां पर लेजर बनाना होगा, सन्डे डेटर। एड्रेस डाल देंगे। अभी फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूं, सिर्फ स्टेट और जो जीएसटी नंबर है वो मैंडेटरी है, उसी के हिसाब से जीएसटी वगैरह कैलकुलेट होगी, तो इसीलिए वो हम डाल देंगे, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर दो ऑप्शन आ रहा है, बायर और कंसाइनी का। तो आप चाहें तो इस ऑप्शन को बंद कर सकते हैं अगर नॉर्मल केस है तो। कॉन्फ़िग में जाकर यहां पर इसे अगर नो कर देंगे, ये जो है प्रोवाइड सेपरेट बायर एंड कंसाइनी डिटेल्स, इसे नो करके कंट्रोल इसे सेव कर देंगे तो सिर्फ बायर आएगा। और अगर उसे यस रखेंगे तो दोनों आएंगे। अगर नॉर्मल केस है और मान के चलिए आपके सामने ये विंडो आ रही है और आप इसे डीएक्टिवेट नहीं करते हैं, तो आप दोनों केसेस में जो ऑटोमेटिक फिल होकर आया, यानी सेम बायर और कंसाइनी सेम है, तो एज इट रहने देंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहां पर हम लेजर क्रिएट करते हैं सेल्स का।
मानकर चल रहा हूँ कि आपको ये सारी चीजें आती होंगी, सेल्स वगैरह के लेजर क्रिएट करना आता होगा, सारी चीजें आती होंगी, इसीलिए मैं उसके बारे में ज्यादा डिटेल में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। और ये मेरा जो लेजर था सेल्स का, ये मैंने कॉमन लेजर बनाया है, ठीक है, मल्टीपल लेजर नहीं क्रिएट किया है। अब यहाँ पर हम आइटम चूज कर लेंगे 10 पीस, 100 रुपए के रेट से। और यहाँ पर हमारा आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, यानी जो मेरा सप्लायर है वो दूसरे स्टेट में बैठा है और जो मेरा रिसिपेंट है वो दूसरे स्टेट में बैठा है, तो इस केस में आईजीएसटी लगेगी। सेम स्टेट होता तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगती, और अगर यूनियन टेरिटरी होती तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगती, ठीक है। आईजीएसटी का लेजर हमने क्रिएट कर लिया, ये भी हमारा कॉमन लेजर है। टैक्स कैलकुलेट हो गई, या राउंडिंग ऑफ का भी हम क्रिएट कर लेते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकम किसी में भी रख सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, यहां पर -0.02। 1000 रुपए की इनवॉइस बनी, ठीक है। ये हो गई सप्लायर की बात। सप्लायर ने इनवॉइस बनाई, इसने दी रिसिपिएंट को। अब रिसिपिएंट अपने पास एंट्री करेगा, रिसिपिएंट है एचएमएम इंटरप्राइजेस, ठीक है। ये एंटर करेगा अपने पास परचेज वाउचर में। तो यहां पर जो डेट है, यहां पर वो डेट आएगी, जब डेट पर जाएगा तो यहां पर वो डेट डालेगा जिस डेट को फिजिकली गुड्स उससे रिसीव हो रहा है। तो मानकर चलते हैं हम, इससे 2/4 को ये गुड्स रिसीव हो रहा है। फिर यहाँ पर सप्लायर की इनवॉइस नंबर डालेगा, जो भी इनवॉइस आई है, जो अभी मैंने क्रिएट की, ये तो मैं दूंगा इस पार्टी को, मानकर चलिए 1 नंबर इनवॉइस है, ठीक है। और जो इनवॉइस पर डेट है वो यहाँ पर डाली जाएगी, ठीक है। तो मानकर चलते हम 1/4 थी, वहां पर शायद मैंने 1/4 की एंट्री पास की थी। अब यहाँ पर हम कंट्रोल सी से लेजर बनाएंगे सप्लायर का। यहाँ पर सिर्फ हम स्टेट डाल देंगे और जीएसटी, बाकी आप अपना डाल लेंगे अपने हिसाब से। यहाँ पर हम परचेज का लेजर बनाएंगे, ये भी हमारा कॉमन लेजर बन रहा है। यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स चूज करेंगे, क्योंकि आप गुड्स में डील कर रहे हैं। हो सकता है मे बी मैंने जो पिछला लेजर बनाया था सेल्स का, वहां पर मैं मिस्टेक से मैंने हो सकता है सर्विस चूज किया हो। आप गुड्स कर लेंगे अगर आप गुड्स में डील कर रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पर आइटम भी बनाना होगा सेम। यहाँ पर हमें एचएसएन कोड डालना होगा, सेम जो इनवॉइस में होगा। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि मैंने क्या डाला था, 2786, ठीक है। मैं चाहता तो गलत भी डाल देता, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम 5% डाल देंगे, ठीक है। 10 पीस, 100 रुपए के रेट से। सॉरी, यहाँ पर गलती हो रही है, 100 रुपए के रेट से नहीं, वो 100 रुपया विथ जीएसटी था, ठीक है। यहाँ पर हमें देखना होगा कि इसने जो किया है 95 रुपया 24 पैसा, ये हमें डालना होगा यहाँ पर, 95 रुपया 24 पैसा। अब इसके हिसाब से हम यहाँ पर लगा देंगे आईजीएसटी। अब देखिए, मैं यहाँ पर कॉमन लेजर ले रहा हूँ। बहुत से लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे जो सप्लायर है उसने जब सेल किया तो आउटपुट आईजीएसटी का लेजर बनाते हैं, और जो रिसिपिएंट है वो इनपुट आईजीएसटी का लेजर बनाते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए। लेकिन अगर आप कॉमन लेजर यूज कर रहे हैं ना, तो आप मल्टीपल लेजर यूज कर रहे हैं, कि मतलब टैक्स वाइज जो होते हैं लेजर 5% 10% इसके हिसाब से जो अलग अलग बनते हैं वो नहीं यूज कर रहे हैं। इवन आप ये भी यूज नहीं कर रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट मेंशन कर रहे हैं, आप सिंपल सा कॉमन लेजर यूज कर रहे हैं, जो आप सेल के लिए भी यूज करते हैं और परचेज के लिए भी यूज करते हैं। तो उस केस में मैं बता रहा हूँ, अगर मानकर चलिए आपके केस में है कि आप इनपुट आईजीएसटी बनाकर रखते हैं और आउटपुट आईजीएसटी इस तरीके से लेजर बनाकर रखते हैं, तो जब सेल करेंगे तो आउटपुट का जो लेजर है वो चूज करेंगे, और जब परचेज करेंगे तो इनपुट का लेजर यूज करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। हो गया। यहाँ पर अब हम राउंडिंग ऑफ इसके में भी बना लेते हैं। जीएसटी हमारी नॉट एप्लीकेबल होगी,
-0.02। इस तरीके से आप काम करते हैं, एक सेल करता है, दूसरा परचेज की एंट्री पास करता है, ठीक है। अब यहां पर क्योंकि ये 50,000 की वैल्यू नहीं थी तो हमने ई वे बिल नहीं निकाला। आप निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। 50,000 से नीचे होने पर आप ई वे बिल निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते, लेकिन 50,000 या उससे ज्यादा होगा तो आपको ई वे बिल निकालना ही पड़ेगा। और ये कई केसेस में जो इंट्रा स्टेट है उस केस में वेरी भी करता है। इंटर स्टेट के केस में तो यही लिमिट है 50,000 की, चाहे वो आप किसी भी स्टेट में हो। लेकिन इंट्रा स्टेट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कुछ स्टेट है जहां पर 1 लाख की लिमिट है, कहीं पर कुछ है, तो वो आप देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि मानकर चलिए मुझे इस केस में ई वे बिल निकालना पड़ता। अभी तो मैंने एंट्री कर ली, यहां पर दिखा दिया माल रिसीव हो गया, लेकिन जब सप्लायर माल भेज रहा था उस वक्त जब वो ट्रांसपोर्ट में माल लगा रहा था, तो अगर रिक्वायरमेंट होती ई वे बिल निकालने की तो वो किस तरीके से निकालता, वहां पर वो क्या फिल करता, कौन सा ऑप्शन चूज करता, ताकि जब मैं बिल टू शिप टू का केस समझाऊं तब आपको इजिली ये बात समझ में आ सके, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ई वे बिल का पोर्टल ओपन कर लिया है, यानी लॉगिन कर लिया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी और ई वे बिल के जो पोर्टल है उस पर रजिस्टर वगैरह करने आता होगा। मैं ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो आज का टॉपिक है इससे रिलेटेड नहीं है। ये मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। अब देखिए, जो ई वे बिल है वो कौन कौन इशू कर सकता है। ई वे बिल सप्लायर भी इशू कर सकता है, रिसिपेंट भी इशू कर सकता है और ट्रांसपोर्टर भी। तो अभी ट्रांसपोर्टर को हटाइए, हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। प्रैक्टिकली ट्रांसपोर्टर इशू नहीं करता है, ठीक है। प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो मोस्टली केसेस में क्या होता है, इन जनरली जो रिसिपिएंट है या तो वो इशू करता है ई वे बिल, नहीं तो मोस्टली केसेस में सप्लायर इशू करता है, जो माल भेजता है वही इशू करता है। तो जब सप्लायर इशू करेगा ई वे बिल को किसी गुड्स की मूवमेंट के लिए, चाहे वो 50,000 से नीचे हो अगर वो उस केस में करता है, और अगर 50,000 से ऊपर है तो उस केस में तो उसे करना ही पड़ेगा। तो उस केस में वो क्या करेगा, यहां पर आउटवर्ड चूज करेगा, क्योंकि उसके केस में क्या है, सप्लायर के केस में ये आउटवर्ड सप्लाई है, उसके यहां से माल निकल रहा है, वो चूज करेगा। और यहां पर ये सप्लाई चूज करेगा जो बाय डिफॉल्ट है ही। उसके बाद यहां पर जैसे डॉक्यूमेंट टाइप है, बिल ऑफ सप्लाई, ये कंपोजिशन के केस में होगी, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली ये टैक्स इनवॉइस रहेगी। उसके बाद यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट नंबर यानी जो इनवॉइस का नंबर है वो डालेगा, उसकी डेट डालेगा। और ये जो ट्रांजैक्शन टाइप है यहां पर देखिए, यही मैं समझा रहा था, यहां पर रेगुलर होगा। जब नॉर्मल इनवॉइस बनती है, यानी रिसिपिएंट ने सप्लायर को ऑर्डर दिया और सप्लायर उसे माल भेज रहा है, तो ये नॉर्मल कैटेगरी होती है। यानी क्या है कि सामने वाले ने ऑर्डर दिया और उसने माल भेज दिया, तो इस केस में हम यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन टाइप है इसे हम रेगुलर चूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी चीजें आपको पता ही होंगी कि डिटेल डलती है पार्टीज की, HSN डिटेल डलती है, क्वांटिटी वगैरह डलती है, ट्रांसपोर्ट की डिटेल डलती है, और अगर व्हीकल से जरा तो उसकी डिटेल डालकर हम इसे सबमिट करके प्रिंट करके साथ में दे देते हैं। ये चीज पता होगी। मैं यहाँ पर पूरी चीजें नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है बिल टू शिप टू के केस में आपको समझाने के लिए, सिर्फ मैं वो आपको समझा रहा हूं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा जो भी अभी तक मैंने समझाया। तो जिन लोगों को ये सारी चीजें पता है वो लोग आगे वीडियो स्किप करके देख सकते हैं, बिल टू शिप टू का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। लेकिन ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, ठीक है। जो लोग खास करके बिगनर हैं या जो लोग कुछ समय से यूज कर रहे हैं टैली को, ठीक है। अब देखिए, इस केस में मानकर चलिए जो मेरा रिसिपिएंट है, नॉर्मल केस में जो रिसिपिएंट है वो अगर मुझे गुड्स रिटर्न कर रहा है, यानी सेल्स रिटर्न हो रहा है सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस केस में जो वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल भेजेगा, ऐसा तो नहीं कि हमारी सेम स्टेट में है कि उसने रिक्शे से भेज दिया, इससे भेज दिया, ट्रांसपोर्ट के थ्रू जब भेजेगा और 50,000 से ज्यादा है, अगर मान लीजिए इनवॉइस वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मानकर चलिए, जहां पर हमें ई वे बिल निकालने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, नहीं भी पड़ रही है तो डॉक्यूमेंट तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन अगर ई वे बिल निकालने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो कैसे होगा ये अब मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिए, इसने परचेज की एंट्री तो पास कर ली। अब अगर हम जीएसटी लॉ की बात करें तो जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग जो इनवॉइस है या जो क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट है, ये सारी जो चीजें हैं ये सिर्फ सप्लायर इशू कर सकता है, क्योंकि वही जीएसटी पोर्टल पे इस सारी चीजों को डालता है। उसी के बेसिस पर रिसिपेंट या तो आईटीसी क्लेम करता है या आईटीसी रिवर्स करता है। रिसिपेंट ये काम नहीं कर सकता है। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि रिसिपेंट माल को भेज रहा है वापस सप्लायर के पास, तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेगा जिससे रास्ते में अगर माल पकड़ाता है तो उसे कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, उसका माल ना पकड़ाए।
तो ये अब हम समझेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम रिसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीएसटी में सप्लायर ही क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू कर सकता है। तो जब माल रिसिपेंट भेजता है सप्लायर के पास, तो सप्लायर क्या इशू करता है? क्रेडिट नोट। और जो रिसिपेंट अपने पास कहाँ एंटर करता है, उसे टैली की अगर मैं बात करूं, डेबिट नोट में उसकी एंट्री पास करता है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए परचेज रिटर्न होता है और सप्लायर के लिए सेल्स रिटर्न, ठीक। तो इस केस में जो जनरली मार्केट में जो चलता है वो ये चलता है कि क्या है कि सप्लायर वहां से क्रेडिट नोट इशू करता है, सामने वाले रिसिपेंट को भेजता है और वो वही जो क्रेडिट नोट है लगाकर ट्रांसपोर्ट में भेज देता है माल। इस तरीके का कॉन्सेप्ट भी चलता है। इसके अलावा जो आपका रिसिपेंट है वो डेबिट नोट इशू करता है। ये डेबिट नोट की कोई रिलीवेंस नहीं होती है एज ए जीएसटी लॉ। ये इशू करके सिर्फ मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए ये इशू करता है। सप्लायर के पास माल पहुंच जाता है, सप्लायर वहां से क्रेडिट नोट इशू करता है, फिर उसकी डिटेल अपने पास रिसिपेंट एंटर कर लेता है, जो भी मॉडिफिकेशंस होते हैं अपने डेबिट नोट में वो सारी चीजें कर लेता है, और सप्लायर वो जो क्रेडिट नोट उसने इशू किया होता है उसकी डिटेल वो जीएसटी पोर्टल पर डाल देता है। इसके अलावा एक पॉइंट और होता है कि अगर हम क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को हटा दें तो जो रिसिपेंट है वो डिलीवरी चालान इशू करके माल को भेज देता है, क्योंकि जहां पर हम टैक्स इनवॉइस वगैरह यूज नहीं कर सकते हैं, बिल ऑफ सप्लाई यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बिल ऑफ सप्लाई तो विदाउट टैक्स के केस में यूज होती है और टैक्स इनवॉइस तब यूज होती है जब सप्लाई होती है, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विस की हो। तो यहां पर सप्लाई तो हो नहीं रही है, यहां पर क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, यहां पर मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है और सेल्स रिटर्न हो रही है। तो इस केस में डिलीवरी चालान मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इशू किया जा सकता है और कई लोग करते भी हैं। इन प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो कई लोग करते हैं। तो अभी मैं दोनों कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करता हूं कि अगर रिसिपेंट अपने तरफ से डेबिट नोट इशू करके भेजता है तो कैसे एंट्री करेगा, या डिलीवरी चालान इशू करके भेजता है तो कैसे एंट्री करेगा, और उसके बाद फिर ई वे बिल का जो पोर्टल है उस पर हम कहां पर कौन सी डॉक्यूमेंट को चूज करेंगे, क्या फिल करना होगा, वो भी मैं आपको बताता हूं। और ये सारी चीजें मैं अभी आपको फिलहाल बता रहा हूं नॉर्मल केस में, यहां पर बिल टू शिप टू का केस नहीं है अभी। ये आपको समझ में आ जाएगा तो फिर बिल टू शिप टू का केस आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं थोड़ा आपका समय ले रहा हूं और मैं आपको बेसिक से सारी चीजें समझा रहा हूं। और ये जो भी चीजें मैं समझा रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने मार्केट में काम करते हुए देखा है उसके बेसिस पर मैं समझा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आपके पास इससे अच्छा तरीका है करने का तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बना लूंगा उसके बेसिस पर, और फिर मैं जो भी व्यूअर्स मेरे वीडियो देख रहे हैं उन तक ये सारी चीजें पहुंचा सकूंगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मैं रिसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहां पर क्या है कि रिसिपिएंट खुद भी तो किसी को माल सेल करता होगा, तो उस केस में भी तो इससे माल वापस आता होगा, तो उस केस में ये भी तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू करता होगा। तो हमारा हमेशा परचेज का डेबिट नोट और क्रेडिट नोट अलग होना चाहिए और सेल का अलग होना चाहिए। तो इसके लिए हमें अभी क्या करना होगा, रिसिपेंट के बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें परचेज के लिए डेबिट नोट क्रिएट करना होगा, क्योंकि अभी ये परचेज रिटर्न कर रहा है तो यहां पर हम डेबिट नोट बनाएंगे। रिसिपेंट के केस में डेबिट नोट कैसे बनाना है परचेज के लिए, हम जाएंगे क्रिएट में और जाएंगे वाउचर टाइप में और यहां पर टाइप करेंगे डेबिट नोट फॉर परचेज। ये हमने इसलिए किया क्योंकि जब हम परचेज रिटर्न करेंगे तो उस टाइम पर हम इस डेबिट नोट का यूज करेंगे, और एज ए रिसिपिएंट जब मानकर चलिए हम भी किसी को सेल करेंगे और वहां से जब कुछ वापस आएगा तो उसके लिए हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे, या उनके इनवॉइस में कोई डिफरेंस होगा तो डेबिट नोट इशू करेंगे। तो उस केस में क्या है, जो टैली की तरफ से बाय डिफॉल्ट दिया गया है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, हम वो यूज करेंगे, यानी सेल के लिए वो यूज करेंगे। जब हम सेल करेंगे, अगर मैं बात करूं इस एचएमएम इंटरप्राइजेस की, तो ये भी किसी को सेल करेगा, तो उस टाइम पर जो बाय डिफॉल्ट टैली की तरफ से दिया गया वो यूज करेगा, या उसके लिए भी ये अलग से बना लेगा, ठीक है। लेकिन परचेज के केस में एक अलग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बनाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हमारा डेबिट नोट का मैटर है तो हम इसकी बात करेंगे। ये इसलिए बनाएगा ताकि ये अंतर कर सके कि कौन सा डेबिट नोट किसके लिए यूज हो रहा है, और जो उसकी जो इनवॉइस नंबर है वो भी इसकी सीरीज में चलती रहे, परचेज रिटर्न के लिए अलग अलग और सेल्स रिटर्न के लिए अलग। यहां पर हम डेबिट नोट ले लेंगे और फिर यहाँ पर एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप यस रहेगा, फिर इसमें ऑटोमेटिक रहेगा। बाकी ये सारी डिटेल्स तो आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं, जो भी चीजें आपको आपके केस में रिक्वायर्ड हैं वो आप अपने अनुसार यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बता रहा हूँ,
कंट्रोल से हम इसे सेव कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं रिसिपिएंट की, यानी जो बायर है। नॉर्मल केस में अगर वो गुड्स को रिटर्न कर रहा है और सामने वाला सप्लायर उससे अगर क्रेडिट नोट नहीं दे रहा है बनाकर ताकि वो मोमेंट ऑफ गुड्स कर सके, उस गुड्स को वापस भेज सके, तो ये अपने पास से डेबिट नोट क्रिएट करके, और अगर मान लीजिए 50,000 से ज्यादा की इनवॉइस वैल्यू है तो ये ई वे बिल निकाल सके इसको लगाकर और फिर ट्रांसपोर्ट में देकर गुड्स की मूवमेंट कर सके। वाउचर टाइप में आएगा, सॉरी वाउचर में आएगा। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है डेबिट नोट का, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा परचेज के, सॉरी परचेज नहीं, यहाँ पर रिसिप्ट या पेमेंट के आसपास मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए डेबिट नोट रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस पर क्लिक करके ये ऑप्शन ला सकता है। अदरवाइज अदर वाउचर जो है नीचे ऑप्शन, इस पे भी क्लिक करेगा तो यहाँ भी मिल जाएगा। अब हम यहाँ डेबिट नोट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें यूज करना है डेबिट नोट फॉर परचेज। मैंने डेबिट फॉर परचेज लिखा है, आप डेबिट नोट फॉर परचेज लिख लेंगे। ठीक है, यहां पर हम जिस पार्टी से हमने परचेज किया था उस पार्टी को हम यहां पर लेंगे। ठीक है, और यहां पर उसकी ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जिसके अगेंस्ट में हम ये गुड्स वापस कर रहे हैं वो डालेंगे, और यहां पर इनवॉइस की डेट, जो इनवॉइस की डेट थी वो डालेंगे। और बिल टू, हम बिल टू किसे कर रहे हैं, सूरज हार्डवेयर को कर रहे हैं। और शिप टू भी सेम है क्योंकि हमारा नॉर्मल केस है, सब कुछ ठीक रहेगा। और यहां पर क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी बिहार। ये याद रखिएगा, यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई होगी बिहार, क्योंकि बिहार के लिए गुड्स वापस जा रहा है। ठीक है, यहां पर इस तरीके से सारी चीजें हो गई। और जिस डेट को हम वापस भेज रहे होंगे वो डेट यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे जहां पर हम कर्सर हिला रहे हैं। ये परचेज यहां पर चूज कर सकते हैं, या यहां पर एक लेजर क्रिएट कर सकते हैं परचेज रिटर्न अंडर परचेज बायफर्केट करने के लिए, अदरवाइज ये भी ठीक है। यहां पर वही आइटम लेंगे 10 पीस, सब कुछ सेम रहेगा। और ये जो ट्रैकिंग नंबर आ रहा है ये आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ये क्योंकि मैंने डिलीवरी नोट, डिलीवरी चालान जो होता है टैली के अंदर उससे एक्टिवेट किया है जिसके कारण आ रहा है। अगर मैं उसे यहाँ से डीएक्टिवेट कर दूं तो ये नहीं आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर सब कुछ वैसे ही रहेगा। आईजीएसटी, सॉरी यहाँ एक गलती हुई है, यहाँ पर दिल्ली होगी, तभी नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ दिल्ली होगी, गलती गलत मैंने बोल दिया था, प्लेस ऑफ सप्लाई में दिल्ली होगी। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं सेल्स रिटर्न लिख कर आ रहा है, यहां पर आपको इसे नहीं फिल करना है क्योंकि मैंने आपको बोला ना जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग जो रिसिपेंट है वो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट नहीं इशू कर सकता, लेकिन क्योंकि इसे यहाँ मोमेंट ऑफ गुड्स करना है तो इसे ये फिल नहीं करेगा। यहाँ पर ये नॉर्मली इससे क्रिएट कर लेगा। अब इसका मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको इफेक्ट भी दिखा रहा हूँ, किसके में, एचएमएम इंटरप्राइजेस के में जो बायर है। सबसे पहले पीएनडल में आ जाइए, यहां पर आपको परचेज दिख रहा है क्योंकि एक बार परचेज हुआ और उतने ही सेम अमाउंट का डेबिट नोट इसने क्रिएट किया तो वो क्या हो गया, जीरो हो गया, कहीं कुछ नहीं रिफ्लेक्ट होगा। यानी ये सही इफेक्ट पड़ रहा है। अगर उसमें से कुछ पोर्शन इसने माइनस किया होता यानी वापस किया होता तो उतना वहां पर रिफ्लेक्ट होता। अब ये बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज ड्यूटीज एंड टैक्सेस में कुछ नहीं दिख रहा है, कोई टैक्स नहीं दिख रही है, कोई इनपुट इसकी नहीं खड़ी है क्योंकि जितना इसके पास परचेज हुआ उतना इसने माइनस कर दिया यानी वापस कर दिया, डेबिट नोट क्रिएट कर दिया। सनरे क्रेडिटर भी नहीं दिख रहा है, यानी अभी तक आपको बुक्स दिख रही है कि सही चल रही है। आइए, सॉरी, आ जाइए रिपोर्ट में। GSTR 1 का तो कोई इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं, 3 भी देख लीजिए। यहां पर अभी दिखा रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इसके पास अवेलेबल है, और यहां पर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स। यहां पर हम देख लेते हैं क्यों ये ऐसा कर रहा है। यहाँ पर चूज करने बोल रहा है कि क्या है, तो हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं। से ऐसे तो है ये परचेज रिटर्न, यहाँ पर सेल्स रिटर्न चूज करना गलत हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पर हमें जो डिटेल डालनी होती है, किसकी डालनी होती है, आप ऊपर की हेडलाइन पढ़िए, सप्लायर्स डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट नोट डिटेल्स, यानी जो सप्लायर हमें इशू करता है उसके हिसाब से ये क्या है,
सप्लायर के हिसाब से क्या है, मेरे हिसाब से परचेज रिटर्न है। अगर मैं एचएमएम इंटरप्राइजेस की बात करूं, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करूं, इसके हिसाब से अगर ये परचेज रिटर्न है तो जब सप्लायर के पास गुड्स पहुंचेगा और वो जब क्रेडिट नोट इशू करेगा मुझे, तो वो क्या चूज करेगा, सेल्स रिटर्न चूज करेगा ना। तो वही यहाँ पर हमें चूज करना है, इसी कारण से दिक्कत आ रही थी। और फिर यहाँ पर बोल रहा है सप्लायर्स का डेबिट या क्रेडिट नोट नंबर डालिए। तो यहाँ पर इस केस में सप्लायर तो क्रेडिट नोट इशू करेगा, तो जो भी नंबर होगा मैं एज्यूम करता हूँ कि उसका नंबर भी 1 होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं ये एक एग्जाम्पल के तौर पे डाल सकता हूं। ठीक है, कब, जब मुझे एंट्री को ठीक करना है, यही चीज मैं अब आपको बताऊंगा कि ये कब करनी होगी। जब आप मूवमेंट करेंगे गुड्स का, तब तो आप वो निकाल कर दे देंगे, साथ में ईवे बिल निकाल कर दे देंगे। किसको, अपने ट्रांसपोर्टर को। गुड्स पहुंच जाएगा, तो जब आपका सप्लायर आपको क्रेडिट नोट इशू करेगा, तो आइटम तो सेम रहेगा, टैक्स सेम रहेगा, राउंडिंग ऑफ सेम रहेगा, टोटल वैल्यू सेम रहेगा, सप्लायर का नाम सेम रहेगा, इनवॉइस जिसके अगेंस्ट में आपने डेबिट नोट निकाला था वो सारी चीज तो सेम रहेगी, क्योंकि जो चीज आप कर रहे हैं वही आपका सप्लायर भी करेगा। सिर्फ यहां पर बदलेगा क्या, कि आपको सप्लायर का जो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट नंबर, क्योंकि इस केस में क्रेडिट नोट है तो क्रेडिट नोट की बात करेंगे, वो नंबर यहां पर एंटर करना होगा और उसकी डेट, जिस डेट को वो इशू करेगा, जो भी डेट है, मानकर चलिए 2/4 को उसने भी इशू किया, और सेल्स रिटर्न यहाँ पर चूज करना होगा, रीजन फॉर इशूइंग नोट। ठीक है, और उस केस में क्या है, सेल्स रिटर्न ही है। ठीक, इसे एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं जीएसटीआर 3B में भी इसका कोई इफेक्ट नहीं है। यानी एक बार माल आया, माल चला गया, तो हमें कुछ इनपुट क्लेम करना ही नहीं है। यानी इसका इफेक्ट अगर आप एचएमएम इंटरप्राइजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसका इफेक्ट बिल्कुल परफेक्ट पड़ा है। अब आ जाइए बात करते हैं हम ईवे बिल पोर्टल की, कि जब एचएमएम इंटरप्राइजेस एज ए बायर गुड्स को रिटर्न कर रहा है अपना डेबिट नोट लगाकर। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट होता है, डिलीवरी चालान, डेबिट नोट, एक होता है क्रेडिट नोट। वो क्या करता है, सप्लायर देता है। तो ये गलत है। ये जो लोग लेमैन होते हैं या जो लोग मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट रखते हैं, जिनके पास इस तरीके का कोई फॉर्मेट नहीं होता है डेबिट नोट वगैरह का, या जिन्हें ये सारी चीजें नहीं पता होती है, तो वो अपने सप्लायर पर प्रेशर डालते हैं, क्योंकि पैसा बाकी होता है या उनके साथ हमेशा काम करना होता है। तो सप्लायर मजबूरी में क्या करता है, अपने तरफ से एक डॉक्यूमेंट इशू करके देता है, चाहे टैली से करके दे या खुद से बनाकर दे दे, वर्ड वगैरह में या एक्सेल वगैरह में बनाकर उसे देता है, फिर वो लगाकर ट्रांसपोर्ट में माल लगाता है। लेकिन एक्चुअल अगर हम लॉ की बात करें और प्रॉपर तरीके की बात करें, तो उस केस में क्या होता है कि जब गुड्स को जो वापस भेजता है कौन, बायर यानी रिसिपिएंट, तो वो क्या करता है, खुद से एक डेबिट नोट बनाता है और वो ट्रांसपोर्ट में लगा देता है विथ ईवे बिल। अगर ईवे बिल की रिक्वायरमेंट है, 50,000 से ज्यादा की वैल्यू है, तो फिर उसके हिसाब से गुड्स की मूवमेंट हो जाती है। और एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था डिलीवरी चालान। तो अब इस केस में क्या है कि सप्लायर को अगर वो बर्डन देता है कि तुम ही मतलब क्या करो कि अपने तरफ से एक डॉक्यूमेंट बनाकर भेजो और ईवे बिल तुम ही निकाल कर भेजो, तब फिर मैं गुड्स की मूवमेंट करूंगा, यानी मुझे वो कॉपी भेजो, मैं ट्रांसपोर्ट में लगा दूंगा। तो उस केस में या तो सप्लायर क्रेडिट नोट भेजेगा, लेकिन वो सही नहीं रहता है ज्यादातर, लेकिन फिर भी लोग यूज करते हैं प्रैक्टिकली, या नहीं तो वो डिलीवरी चालान भेजेगा। तो अभी हम उसकी बात बाद में करेंगे। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, बायर की, रिसिपिएंट की। रिसिपिएंट अगर खुद से गुड्स को वापस भेजता है, किसे, अपने सप्लायर को, तो वो क्या करेगा, वो इशू करेगा डेबिट नोट या डिलीवरी चालान भी कर सकता है। लेकिन टैली में अगर आप इससे करिएगा, डिलीवरी चालान वगैरह को इशू कीजिएगा, तो वो आपको थोड़ी अकाउंटिंग में दिक्कत आएगी। मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है, थोड़ी दिक्कत आती है। तो ज्यादा बेटर ये रहता है कि आप एक डेबिट नोट लें, उसमें भले उसका टाइटल का नेम चेंज कर दे, जब उसे प्रिंट करें ना, सब कुछ ठीक है, टाइटल का नेम चेंज कर दे, उस पर लिख दें डिलीवरी चालान। क्या लिख दें, डिलीवरी चालान। उसके बेसिस पर आप गुड्स की मूवमेंट कर दें, या नहीं तो डेबिट नोट भी करेंगे तो भी आपका चलेगा। अब देखिए ईवे बिल पोर्टल पे आपको कैसे करना है। आप क्या है, बायर है, रिसिपिएंट है, अपने डेबिट नोट इशू किया, जो कि अभी मैंने दिखाया एचएमएम इंटरप्राइजेस के केस में। आप आ गए अपने ईवे बिल पोर्टल पे और लॉगिन कर लिया। आपके लिए क्या है, आपके यहां से माल क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है, मतलब आपके पास माल आ रहा है कि आपके यहां से जा रहा है, आपके यहां से जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, आउटवर्ड को चूज करेंगे एज ए रिसिपिएंट। यहां पर जब आप आउटवर्ड को चूज करेंगे तो आपको, अब यहां पर आप सप्लाई तो कर नहीं रहे हैं, आप क्या करें, गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, सेल्स परचेज रिटर्न कर रहे हैं। तो आप यहां पर क्या करेंगे, अदर में जाएंगे। किस में जाएंगे, अदर में जाएंगे। यहां स्पेसिफाई आ जाएगा, आप यहां पर लिखेंगे परचेज रिटर्न। क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न। यहां पर आपको चूज करने दे रहा है क्या है, आपका डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, डिलीवरी चालान है। तो मैंने जैसा बताया कि डिलीवरी चालान में टैली में थोड़ी दिक्कत आती है जब आप इस तरीके का केस यूज करते हैं। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पर अदर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, अदर।
अदर ले लेंगे और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट का नंबर है यानी जो आपकी डेबिट नोट का नंबर है वो डाल देंगे, उसकी डेट डाल देंगे। और यहाँ पर क्योंकि ये नॉर्मल केस है तो यहाँ पर आप रेगुलर लेंगे। क्या लेंगे? रेगुलर। यही मैं आपको समझा रहा था। आपको यहाँ पर क्या लेना है? रेगुलर। यहाँ बिल टू शिप टू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि जिसने ऑर्डर दिया उसी के पास माल गया और वही पार्टी माल वापस कर रही है, तो इसमें बिल टू शिप टू का तो कोई बात है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएगी। बिल फ्रॉम में, डिस्पैच फ्रॉम में आपकी डिटेल रहेगी, और बिल टू में किसकी डिटेल आ जाएगी? जो आपका सप्लायर है उसकी डिटेल आ जाएगी, और शिप टू में उसकी डिटेल आ जाएगी, मतलब उसकी एड्रेस वगैरह आ जाएगी। बाकी नीचे में क्वांटिटी, एचएसएन कोड, टैक्सेबल वैल्यू, ये सारी चीजें आप डालकर, ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स डालकर, उसके बाद आप अपना ई वे बिल जो है सबमिट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बात समझाई आपको? ये बात मैंने समझाई आपको रिसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि आप जो बायर है यानी जो रेसिपिएंट है उसके पास से डिलीवरी चालान निकालना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको ईवे बिल के पोर्टल पे दिखता है कि जब आप आउटवर्ड करते हैं बायर का लॉगिन आईडी डालकर, तो यहाँ पर जब आप अदर लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होता है, डिलीवरी चालान का भी होता है। तो आप कर तो सकते हैं, लेकिन टैली में ये प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? वाउचर में जाएंगे और आप यहाँ पर अदर वाउचर में जाकर डिलीवरी नोट को यहाँ से चूज कर लेंगे। अब ये जो डिलीवरी नोट है ये आपके पास कहाँ से आएगा, ये सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए। आपको क्या करना होगा? अल्टर में जाकर, वाउचर टाइप में जाकर, डिलीवरी चालान या डिलीवरी नोट जो भी है, डिलीवरी नोट होगा, यहाँ पर इसे यस करना होगा, एक्टिवेट दिस वाउचर, तभी ये आपके पास आएगा। वहां पर आपको क्या करना है? मान कर चलिए आपको इस तरीके से भी करना है। आप चाहते हैं कि डेबिट नोट मैं तभी क्रिएट करूं जब सामने से सप्लायर के पास से क्रेडिट नोट आ जाए, ठीक है। तब तक फिलहाल मुझे, क्योंकि मूवमेंट ऑफ गुड्स करना है, तो मैं एक काम करता हूं, डिलीवरी चालान क्रिएट कर देता हूं अपनी टैली से, ठीक है। लेकिन इसे आपको अपने पास सेव नहीं रखना है अपनी टैली के अंदर, क्योंकि इससे उल्टा इफेक्ट पड़ता है। आपकी टैली में ये रिफ्लेक्ट होने लगता है, सेल्स की तरफ दिखाई देने लगता है, और इस तरीके से आपको शो होता है कि जैसे आपको इसके बाद कोई बिल क्रिएट करना है, ठीक है। तो इससे खाली सिर्फ आपको क्रिएट करना है, प्रिंट निकालना है, ईवे बिल बनाना है इसके बिहाफ पर, और इससे डिलीवर करने के बाद जब आपका माल वहां पहुंच जाए, आपके पास क्रेडिट नोट आ जाए, जब आप उसकी एंट्री डेबिट नोट में कर लें, तो इसे डिलीट कर देना है अपनी टैली से। या इसे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये भी समझा देता हूं कि अगर आप इसे रखना भी चाहते हैं मेमोरी के लिए कि याद रहे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखना चाहते हैं, तो डिलीवरी नोट में आप क्या करेंगे? यहां पर इसे ऑप्शनल कर देंगे, ये है ना, इसे ऑप्शनल कर देंगे ताकि इसका इफेक्ट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट पर ना पड़े। अब आप इसे रख भी सकते हैं। आपको क्या करना है? ये ऑप्शनल हो गया डिलीवरी नोट, ठीक है। या इसके लिए एक आप सेपरेट से बना भी सकते हैं। मानकर चलिए आप अपने डिलीवरी नोट को खराब नहीं करना चाहते जो बाय डिफॉल्ट टैली की तरफ से मिला हुआ है, तो आप यहां पर अपने तरफ से एक अदर बना सकते हैं। वो कैसे बनाना होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। आपको क्रिएट में जाना होगा, वाउचर टाइप में जाना होगा, यहाँ पर डिलीवरी नोट लिखना होगा, अंडर डिलीवरी नोट चूज करना होगा। जैसे डिलीवरी नोट मैंने लिखा, नोट लिखा, यहाँ पर सॉरी बना हुआ है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर डिलीवरी चालान लिखता हूँ, ठीक है। सॉरी ये भी बना हुआ है, डिलीवरी लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैंने बना के रखा है। यहाँ पर डिलीवरी लेना होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पर खाली ऑप्शनल आपको चूज कर लेना होगा, ठीक है। अब आ जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना है। आपको यहाँ पर आकर अपना जो भी डिलीवरी नोट है जो आपने बनाया हो, या बाय डिफॉल्ट जो टैली की तरफ से है उससे ही अगर आपने ऑप्शनल कर दिया हो, आपको यहाँ पर सूरज हार्डवेयर ले लेना है, जिस पार्टी को आप रिटर्न कर रहे हैं गुड्स, यानी सप्लायर। अब यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, सेल्स। और यहाँ पर क्या करना है? जीन्स, मान लीजिए या नंबर डाल दीजिए, इसका नंबर मान लीजिए 4 नंबर डाल दीजिए, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, उसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर जो भी रेट था 95.24, ठीक है, IGST। यहाँ पर सॉरी, ये प्लेस ऑफ सप्लाई में दिक्कत हो रहा है, इसमें यहाँ बिहारी होगा, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ये दिल्ली का है, और यहाँ पर क्योंकि डिलीवरी नोट बन रहा है इसलिए दिक्कत कर रहा है, अदरवाइज क्रेडिट नोट में वहाँ पर दिल्ली रहेगा, ठीक है। ये डिलीवरी नोट और डिलीवरी चालान में ये दिक्कत होता है, इसीलिए मैंने बोला टैली से इसमें बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है। इस तरीके से आपने बना दिया। अब आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका इफेक्ट तो कहीं पड़ेगा नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्योंकि ये ऑप्शनल है। ये सिर्फ बनाने के लिए, ताकि आप प्रिंट करके दे सकें ट्रांसपोर्ट को। अगर आप क्रेडिट नोट नहीं, डेबिट नोट नहीं बनाना चाहते हैं, तो ऐसे आप डेबिट नोट बनाए तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर आप गए, और यहाँ पर जाने के बाद आपने क्या किया,
इस तरीके से देखा। यहाँ पर क्या है, कंसाइनी कौन है यानी शिप टू कौन है, पार्टी जिसको आप कर रहे हैं वापस, बायर कौन है, यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि बायर ये है, ठीक है। बिल टू यानी बिल टू इससे हो रहा है, शिप टू इससे हो रहा है, ठीक। और आप ये अपना ट्रांसपोर्ट में लगा सकते हैं ई वे बिल के साथ। अब यहाँ पर जो डिलीवरी नोट लिखा है इसे डिलीवरी चालान कर दीजिएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से होगा। यहाँ से कॉन्फिग से जाकर यहाँ टाइटल है, यहाँ पर अंदर जाकर डिलीवरी चालान कर दीजिएगा तो वही टाइप होगा, ठीक है। और यहाँ पर अब हम आ जाते हैं तो यहाँ पर आउटवर्ड ही रहेगा बायर के केस में, और यहाँ पर अदर, और यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये मतलब परचेज रिटर्न है, ठीक है। और यहाँ पर डिलीवरी चालान रहने देंगे क्योंकि पहला केस मैंने बताया डेबिट नोट का। अगर आप वो नहीं यूज़ करना चाहते, डिलीवरी चालान का यूज़ करना चाहते हो तो डिलीवरी चालान रहने देंगे, उसका डॉक्यूमेंट नंबर, डेट, और जो टाइप है रेगुलर, क्योंकि ये नॉर्मल केस है। बिल फ्रॉम क्या रहेगा, आपकी तरफ से हो रहा है क्योंकि तो ये वो आपकी डिटेल अपने आप फिल हो जाएगी। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपकी एड्रेस आ जाएगी, बिल टू किसको हो रहा है, जो पार्टी है सूरज करके जो है हार्डवेयर, और उसकी एड्रेस आ जाएगी। सिंपल है। ये मैंने दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए आपको। किसके लिए मैंने आपको ये बता दिए, एज ए रिसिपेंट, एज ए बायर, कि आप किस तरीके से इसको क्रिएट करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि मानकर चलिए जो आपका बायर है, नॉर्मल केस में जो आप सप्लाई करते हैं जिसमें बिल टू शिप टू नहीं है, उस केस में अगर आपका बायर बोलता है कि भैया मेरे पास तो इतनी नॉलेज नहीं है कैसे डॉक्यूमेंट निकालना है, मेरे पास नहीं तो कोई फॉर्मेट है, आप एक काम करो ना, आप ही वे बिल निकाल लो और आप ही अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट इशू कर दो और फिर वो मुझे भेज दो, मैं ट्रांसपोर्ट में माल लगा दूंगा, तो क्या होगा वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। फिर इसके बाद हम बिल टू शिप टू की बात करेंगे, तब आपको इजीली समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। दोस्तों अब हम ये समझते हैं कि अब सप्लायर क्या करेगा। अगर जो रिसिपिएंट या जो बायर है वो मानकर चलिए डेबिट नोट के थ्रू इसे माल भेजता है ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो ये क्या करेगा, जैसे ही इसके पास फिजिकली गुड्स रिसीव हो जाएगा, ये उसके बाद एक क्रेडिट नोट इशू करेगा। यहाँ पर जाएगा वाउचर में और यहाँ पर रिसीट वाउचर में जाएगा और क्रेडिट नोट को ओपन करेगा। यहाँ पर पार्टी का नेम लेगा जिस पार्टी को क्रेडिट नोट इशू करना है, उसके बाद ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालेगा जिसके अगेंस्ट में इशू करना है, उसकी डेट डालेगा। उसके बाद बिल टू करेगा, बिल टू में उसी का नाम रहेगा, ठीक है, कंसाइनी भी वही रहेगी। फिर यहाँ पर सेल्स को लेते हुए और यहाँ पर जो डेट है इससे कर देगा जिस डेट को ये फिजिकली गुड्स रिसीव कर रहा है उस डेट को ये क्रेडिट नोट इशू कर देगा, ठीक है। यहाँ पर जीन्स लेगा 10 पीस, ठीक, और राउंडिंग ऑफ करते हुए जो सेम इनवॉइस थी उसी तरीके से बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सेल्स रिटर्न करेगा क्योंकि इसके लिए तो सेल्स रिटर्न है, यही चीज मैंने बताई थी कि जब बायर के पास जाएगी तो वो भी वहां पर सेल्स रिटर्न चूज करेगा जब उसे मिल जाएगा क्रेडिट नोट। यहाँ पर ये बायर का डेबिट नोट नंबर डालेगा, अगर बायर ने भेजा है तो उसका डेबिट नोट नंबर तो हो गई, वो डाल देगा जिसके अगेंस्ट में ये क्रेडिट नोट इशू कर रहा है, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा कि जीएसटी लॉ में जो सप्लायर है यही जीएसटी पोर्टल पर अपनी डिटेल डालेगा, फिर उसी के हिसाब से जो बायर यानी कि जो रिसिपेंट है वो अपनी आईटीसी रिवर्स करेगा जो भी उसने क्लेम करनी थी, या मानकर चलिए क्लेम नहीं की थी, उससे पहले ही गुड्स वापस हो गया तो उस केस में वो उसे क्लेम नहीं करेगा, तब रिवर्स करने की बात नहीं आएगी। और फिर जो इसका डेबिट नोट का जो डेट है, जिस डेट को वो इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर डाल देगा। चाहे बायर डिलीवरी नोट दे या डेबिट नोट दे, दोनों केस में जो सप्लायर है वो इसी तरीके से क्रेडिट नोट इशू करेगा और फिर उसके बाद उसे वो बायर के पास भेज देगा। वो फिर अपनी एंट्री यानी कि अगर डेबिट नोट उसने नहीं बनाया होगा तो बना लेगा, अपने पास एंटर कर लेगा, और अगर बनाया होगा तो उसमें फिर जो इसका क्रेडिट नोट का नंबर है, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया, क्रेडिट नोट का जो नंबर है वो डाल देगा और उसकी डेट डाल देगा, बस उसका काम वहां पर एग्जिट हो जाएगा। और जो उसका जो 3B में मिसमैच में गया होगा वो डेबिट नोट वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बैलेंस शीट में कोई भी फर्क नहीं दिखाई दे रहा है, यानी जब कुछ सेल हुआ ही नहीं, मतलब सेल होने के बाद वापस हो गया तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और इस केस में क्योंकि ईवे बिल तो मेरे बायर ने निकाला था तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है एज ए सप्लायर। अब मैं बात करूं, अगर मानकर चलिए मेरा जो बायर है वो मुझे बोलता है कि भैया एक काम करो, मुझे तो कुछ नहीं आता है, आप ही मेरा ईवे बिल वगैरह निकाल दो और आप ही अपने तरफ से डॉक्यूमेंट
निकाल के भेज दो, मुझे तो कुछ नहीं आता है क्या लगाना है नहीं लगाना, और मेरे पास कोई फॉर्मेट भी नहीं, मैं मैनुअल काम करता हूँ। तो उस केस में क्या होगा, क्या करेगा सप्लायर? देखिए उस केस में सप्लायर एक काम ये कर सकता है कि अपना क्रेडिट नोट दे देगा। तो क्योंकि जो वो है आपका बायर, उसके पास तो ये अधिकार है ही कि वो जब सेल्स रिटर्न करेगा तो उसमें वो ये काम कर सकता है कि अदर डॉक्यूमेंट लेके वहां पर क्रेडिट नोट मतलब भेज सकता है, क्रेडिट नोट के थ्रू गुड्स को भेज सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसे ई वे बिल भी नहीं निकालने आता हो तो फिर इस सप्लायर के पास एक काम ये कर सकता है कि ये उसकी लॉगिन आईडी लेके उसी की लॉगिन आईडी से निकाल ले। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये अपनी लॉगिन आईडी से निकालना चाहता है ई वे बिल, तो इस केस में ये क्रेडिट नोट नहीं लगा सकता, क्योंकि देखिए एज ए सप्लायर जब ये ई वे बिल बनाएगा अपनी लॉगिन आईडी से तो इसे वहां पर क्या दिखाना होगा, इसे वहां पर दिखाना होगा इनवर्ड, क्योंकि इसके पास गुड्स आ रहा है। जब ये इनवर्ट दिखाएगा तो यहाँ सेल्स रिटर्न का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, और जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर यहाँ पर उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है डिलीवरी चालान का, सिर्फ ओनली एक ऑप्शन है डिलीवरी चालान का। इसके थ्रू ही वो गुड्स को वापस मंगवा सकता है। तो अब इसे क्या निकालना पड़ेगा, क्रेडिट नोट निकालने से तो काम चलेगा नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि उसका टाइटल चेंज कर दे, क्योंकि एज ए अकाउंटिंग पर्पस उसे अपने पास वो डॉक्यूमेंट रखना भी है। ऐसा नहीं है कि जब वो क्रेडिट नोट बना दे बाद में प्रिंट करने वक्त तो उसमें टाइटल में जाके डिलीवरी चालान लिख दे, हो गया। करने को करते हैं लोग, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो क्योंकि यहाँ पर उसका डॉक्यूमेंट नंबर डल चुका है, ठीक है, तो इसे कहीं ना कहीं अपने पास रिकॉर्ड में तो उसे रखना पड़ेगा ना। तो उस केस में टैली में अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं, अगर जो मुझे लगता है, जो मैंने अभी तक समझा है टैली को, जो मुझे लगता है कि अगर हम टैली में इस तरीके से करना चाहते हैं कि हम डिलीवरी नोट बनाना चाहते हैं इस केस में खास करके, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। चाहे हम परचेज लेकर करें या जो नॉर्मल इनका खुद का दिया हुआ है डिलीवरी नोट या चालान जो भी है, तो वहाँ एक दिक्कत आती है, क्या है कि एंट्री में प्रॉब्लम आने लगती है। जब हम फिर वापस क्रेडिट नोट तो हमें इश्यू करना ही पड़ेगा, उस टाइम पे दिक्कत आती है। ये आप खुद से भी चेक करके देख सकते हैं, कभी प्रॉफिट एंड लॉस में आपको कुछ दिक्कत दिखाई देगी, कभी बैलेंस शीट में दिखाई देगी, कभी आपको एंट्रीज टाइम दिखाई देगी, कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो इस केस में भी हम एक काम कर सकते हैं कि अगर हमें डिलीवरी नोट देना ही है और उसे हमें अपने पास रिकॉर्ड में रखना ही है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्रिएट में जाके इसके केस में भी क्या कर सकते हैं कि एक अलग से डिलीवरी नोट बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और उसे ऑप्शनल कर सकते हैं, या जो बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है अल्टर में जाके वाउचर टाइप में जाकर डिलीवरी नोट या चालान जो भी दिया डिलीवरी नोट दिया हुआ है, इसे हम यहाँ पर ऑप्शनल कर सकते हैं। या तो आप अदर बना देंगे, अगर मानकर चलिए आपके और भी केसेस में डिलीवरी चालान का यूज होता है तो फिर आप उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है आप अलग से बना लेंगे, और अगर यूज नहीं करते हैं तो आप उसी में ऑप्शनल कर देंगे। अब यहां पर क्या है, जैसा कि मैंने उसके केस में बताया आपको बायर के केस में, उसी तरीके से यहां पर डिलीवरी नोट जो है इसे चूज करेंगे, यहां पर पार्टी लेंगे, बायर में ये डाल देंगे बिल टू, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स आप एक दिक्कत देख सकते हैं। ये दिक्कत ये है कि यहाँ पर आपको एक चीज रिफ्लेक्ट होगी, जब आप यहाँ जाते हैं बिल टू, बिल टू में किसका नाम है, HMM इंटरप्राइजेस का नाम है, ठीक है, HMM इंटरप्राइजेस का नाम है। जबकि यहाँ नाम किसका होना चाहिए, बिल टू में सूरज हार्डवेयर का नाम होना चाहिए, क्योंकि जब इसी के अकॉर्डिंग ना ई वे बिल बनेगा तो उसमें बिल टू में जब यहाँ ये लिखा है तो वहां पर भी तो हमें फिर वहां डालना पड़ेगा ना। अलग से एक डिलीवरी चालान बना सकते हैं, तो जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैं आपको अल्ट्रेशन में दिखा रहा हूँ वाउचर टाइप में। यहाँ पर मैंने डिलीवरी चालान बनाया है, अंडर परचेज रखा है। ये परचेज मैंने क्यों किया, मैंने इसी का क्यों नहीं यूज किया जो बाय डिफॉल्ट टैली की तरफ से मिलता है डिलीवरी नोट, वो इसलिए यूज नहीं किया, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले ये देखिए यहाँ पर आपको बनाना कैसे, डिलीवरी चालान परचेज में रहेगा, एक्टिवेट दिस वाउचर यस रहेगा,
बाकी सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ऑप्शनल करके इसे आप एक्टिवेट कर देंगे, इसलिए क्योंकि अगर आप इसे एक्टिवेट नहीं करेंगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है इस डिलीवरी चलान के थ्रू एंट्री करने में। क्योंकि फ्रेंड्स जब आप इस एंट्री को पास करेंगे तो क्या होगा कि आपकी या तो बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या आपकी जो स्टॉक समरी है उसमें कहीं ना कहीं आपको वो चीज दिखाई देगी, और कहीं ना कहीं वो आपको रिपोर्टिंग थोड़ी अलग करके दिखाई देगी, मतलब आपको रिपोर्टिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाई देगी अगर आप इस तरीके से ना करेंगे तो, मतलब यानी ऑप्शनल चूज नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, क्रिएट, हमें डिलीवरी चलान क्रिएट करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमारे बायर ने हमें बोला है कि आप ही क्रिएट करो और आप ही ईवे बिल निकालो। अब मुझे अपनी आईडी से ईवे बिल निकालना है और एक डॉक्यूमेंट लगाना है, तो ईवे बिल पोर्टल के अकॉर्डिंग मुझे तो डिलीवरी चलानी लगानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर डिलीवरी चलान क्रिएट करता हूँ। मेरे हिसाब से तो यही ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है, बाकी आपके हिसाब से क्या आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर देखिए डिलीवरी चलान ओपन है, ये आपको अगर यहाँ ना मिले तो आप अदर वाउचर में भी जाकर निकाल सकते हैं, ठीक है, जो आपने बनाया। यहाँ पर आप डेट डाल देंगे जिस डेट को वो गुड्स की मूवमेंट करना चाहता है, ठीक है, या उससे एक डेट पीछे की भी डाल सकते हैं, उसके बाद की डेट नहीं डाल सकते। अब यहाँ पर आपको अपनी इनवॉइस का नंबर डालना है जो आपने इससे इशू की थी, यानी सप्लायर इनवॉइस नंबर, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये आप किसे देने वाले हैं, अपनी पार्टी को, वो लगाएगी ट्रांसपोर्ट में, तो वहां ऐसा लगना चाहिए कि उसने ये डॉक्यूमेंट इशू किया है। बात समझ रहे हैं आप, वहां ऐसा लगना चाहिए कि उसने ये डॉक्यूमेंट इशू किया है। तो वो आपका इनवॉइस नंबर डालेगा, आपकी इनवॉइस का डेट डालेगा, और क्योंकि ये ऑप्शनल है तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई इफेक्ट भी नहीं डालेगा, और रिकॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास सेव रह जाएगा, क्योंकि आपको तो गुड्स की मूवमेंट ही करानी है, और पार्टी का नेम ले लेना है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, सप्लायर बिल फ्रॉम, कहां से ये बिल बन रहा है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये बिल बन रहा है HMM इंटरप्राइजेस से, जो आपका बायर है। ठीक है, तो फिर इसी के अकॉर्डिंग हमें डालना भी होगा। जब हम ईवे बिल पोर्टल पे आएंगे तो हमें बिल फ्रॉम में क्या डालना होगा, यहाँ पर उस पार्टी का डिटेल डालना होगा। किसका डालना होगा, उस पार्टी का डिटेल जहां से ये आ रहा है। तो यहाँ पर हम जीएसटी नंबर डालेंगे तो उसका डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये हमारी किससे मैच करेगा, हमारी इनवॉइस से मैच करेगा, ठीक है, यानी जो हमने उसे इनवॉइस दी है पार्टी को। और कंसाइनी में क्या आ रहा है, कंसाइनी में हमारी डिटेल आ रही है, यानी सप्लायर की, जो ये खुद इनवॉइस बनाकर दे रहा है उसकी डिटेल आ रही है। तो जब आपका ये जो है ईवे बिल पोर्टल, बिल फ्रॉम में किसकी डिटेल आएगी, HMM इंटरप्राइजेस की, अगर मेरे केस में मैं बात करूं, और उसकी जो भी एड्रेस है वो ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगी जीएसटी नंबर के अकॉर्डिंग। और बिल टू में किसकी डिटेल आएगी, मेरी, यानी सूरज हार्डवेयर की। मेरे केस में ये किसी और का खुला हुआ है, इसीलिए आपको ऐसे दिक्कत हो रही है देखने में। आपको उधर नाम पे ध्यान नहीं देना है, आपको यहाँ काम पे ध्यान देना है कि यहाँ पर बिल टू में क्या होगा। अगर मैं अपना एग्जांपल लूं तो यहाँ पर सूरज हार्डवेयर होगा, सिप टू में भी सूरज हार्डवेयर होगा, और वही चीज आपको यहाँ पर बिल में भी दिख रही है। कंसाइनी सिप टू में वही दिख रहा है, और बिल टू में कौन, बिल फ्रॉम में कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, तो ताकि इनवॉइस से मैच करे, ताकि ट्रांसपोर्टर भी देखे या कहीं पर ऑफिसर देखे तो उसे लगे कि हाँ, जो इनवॉइस बता रही है वही चीज हो रहा है, यानी जो डिलीवरी चलान बता रहा है वही चीज हो रही है। क्योंकि अगर आप जो टैली की तरफ से बाय डिफॉल्ट डिलीवरी नोट दिया गया अगर आप उसे यूज करेंगे तो वहां पर बायर और शिप टू आता है, वहां पर ये बिल फ्रॉम और शिप टू करके नहीं आता है। और दूसरी बात, वहां पर पार्टी कौन हो जाती है, वहां पर वही HMM इंटरप्राइजेस हो जाएगी दोनों तरफ। तो फिर वो दिक्कत होती है, फिर वो बिल यानी डिलीवरी चलन से वो मैच नहीं करेगा, इसीलिए मुझे ये लेना पड़ रहा है। और क्योंकि मैंने इससे अब उस हिसाब से ऑप्शनल कर दिया तो इसका मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, और मेरी गुड्स की मूवमेंट भी हो जाएगी। और जब मेरा गुड्स उसके पास पहुंच जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा, मतलब मेरे पास जब पहुंच जाएगा तो फिर मैं क्रेडिट नोट इशू करके दे दूंगा। और ये जो मेरा है डिटेल, जो भी डिटेल है इसका देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर मैंने, सॉरी, ये क्रेडिट नोट करके रखा है ना, तभी ये एंट्री को डिलीट कर दिया मैंने। अब आइए, प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में दिख रहा है कि ये इतने की मेरी सेल हुई, एज ए सप्लायर दिख रहा है। अभी तक मेरे पास गुड्स आया नहीं है, तो मैंने अभी तक क्या किया, क्रेडिट नोट इशू नहीं किया है। ठीक है, मैंने क्या किया, मेरे बायर ने बोला, यानी मेरे रिसिपेंट में बोला कि आप ही डॉक्यूमेंट बना के दे दो और आप ही ईवे बिल निकाल दो। तो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया, कैसे बनाया, डिलीवरी चलान फॉर परचेज या डिलीवरी चलान नाम लिखा, ताकि मुझे इंडिकेट हो सके ये परचेज के लिए, सॉरी सेल के लिए है, सेल के लिए सॉरी। और उसे मैंने अंडर परचेज रखा, और बाकी जो डिटेल मैंने आपको बताई वो किया, और ऑप्शनल भी रखा।
उसके बाद मैंने वो क्रिएट किया और मैं उसकी प्रिंट निकाल के दे दूंगा। जैसे हम यहाँ डेबुक से भी दे सकते हैं प्रिंट निकाल के, यहाँ से हम प्रिंट निकाल के दे देंगे। दिखा भी देता हूँ एक बार आपको मैं। यहाँ पर देखिए कंसाइनी में आ रहा है इसका नाम, सप्लायर ये है, और ऊपर भी वही नाम आ रहा है, यानी बायर भी यही हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन अंदाज तो है ना कि बायर कौन है, यही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से वो प्रिंट निकाल कर दे देगा। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं किसकी, एक्सेप्शन रिपोर्ट। यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शनल वाउचर, यहाँ पर हमारा वो वाउचर दिखाई भी देगा। जब भी हमें कभी रिकॉर्ड के अनुसार उसे मंगाना होगा तो हम देख भी सकते हैं। यहाँ देखिए दिखाई भी दे रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक, इसका लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और जिस दिन ये गुड्स हमारे पास आ जाएगा हम क्रेडिट नोट इशू कर देंगे, जैसे हम करते हैं पहले भी मैंने जैसे आपको दिखाया। तो इस तरीके से ये नॉर्मल केस में किया जाएगा एंट्री। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हमें सब चीज को देखना है, हमें जीएसटी लॉ को भी देखना है। जीएसटी लॉ में सप्लायर ही क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू करता है। चलिए ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट हमें ये भी देखना है कि जो ईवे बिल पोर्टल है, ईवे बिल पोर्टल में भी एक दिक्कत आ रही है ना। अगर हम आउटवर्ड कर रहे हैं तो यहाँ सबसे पहली बात, यहाँ पर परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अदर दे रहा है करने के लिए, अदर दे रहा है तो ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दे रहा है, डिलीवरी चालान और अदर का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पर जो मेरा बायर है वो या तो डिलीवरी चालान के थ्रू या डेबिट नोट के थ्रू भेज सकता है माल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब आप प्रैक्टिकली काम करने जाते हैं तो वहां पर मोस्टली आपको ये देखने को मिलेगा, 90% केसेस में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आपका बायर है या तो वो लेमैन है, या वो मानकर चलिए कम पढ़ा लिखा है, या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहा है, या उससे लॉ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वो हमेशा सारा बर्डन आपके ऊपर डालेगा। तो अगर आप सप्लायर हैं, अगर आप उसके साथ रेगुलर वे में काम करना चाहते हैं, या आपका पैसा फंसा हुआ है, आप उस मजबूरी में भी काम कर रहे हैं, बहुत सी बातें होती हैं बिजनेस के अंदर, तो उस केस में क्या करना होता है कि आपको अपनी लॉगिन आईडी से ई वे बिल बनाना पड़ता है, और आपको डॉक्यूमेंट भी उसे इशू करके देना पड़ता है जो वो डॉक्यूमेंट ट्रांसपोर्ट में लगाता है। तो जब आप अपनी आईडी से बनाएंगे तब दिक्कत आती है, सबसे ज्यादा दिक्कत तभी आती है, तब आपको इन्वर्ट करना होता है। और इन्वर्ट करने के बाद जब आप सेल्स रिटर्न खास करके करते हैं, यहाँ पर सप्लाई तो कर नहीं रहे ना आप, सप्लाई नहीं कर रहे हैं आप, यहाँ पर आप कर रहे हैं सेल्स रिटर्न। या तो फिर आप अदर करें, अदर करें तो फिर आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है कि वहां पर सेल्स रिटर्न दिखाकर आप यहाँ पर क्रेडिट नोट के थ्रू करवा सकते हैं। लेकिन आप नॉर्मल जब आपके में ऑप्शन दिया हुआ तो आप तो उसका यूज करेंगे ना, सेल्स रिटर्न। अब यहां पर डिलीवरी चलान आ जाता है, तो अब डिलीवरी चलानी ना बनानी होगी, तो आपको क्या करना होगा, अपना तो डिलीवरी चलान निकाल कर देना पड़ेगा ना उस पार्टी को। यह दिक्कत आती है, इसी कारण इतना हमें घुमा फिरा के काम करना पड़ रहा है। अब ये तो आप समझ गए। अब आइए बिल टू शिप टू की बात करते हैं। अभी तक आपने नॉर्मल केस समझा, ये इसलिए मैंने इतना समझाया आपको टाइम लेकर, ताकि आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब आइए बिल टू शिप टू की बात करते हैं। अब ये इजिली आपका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा बिल टू शिप टू होता क्या है। जैसे अभी जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा उसमें क्या देखा, एक पर्सन है जो कि बायर है और दूसरा पर्सन है जो कि सप्लायर है। बायर सप्लायर को ऑर्डर दे रहा है मुझे ये माल भेज दो, सप्लायर बायर को वो माल भेज देता है, फिर वो किसी कारण से उसे वो माल लौटाता है। तो यहाँ पर दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं इस केस के अंदर। लेकिन जो बिल टू शिप टू का कॉन्सेप्ट है इसमें थ्री पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं एक ट्रांजेक्शन के अंदर। अब कैसे, अब देखिए क्या है, यहां पर भी दो केस होगा। मानकर चलिए एचएमएम इंटरप्राइजेस है और उधर है सूरज हार्डवेयर। सूरज हार्डवेयर है सप्लायर और एचएमएम इंटरप्राइजेस है बायर। यहां पर पहला कॉन्सेप्ट समझिएगा, एचएमएम इंटरप्राइजेस जो है वो बोल रहा है सूरज हार्डवेयर को कि एक काम करो मुझे माल भेज दो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये जो माल है ना मेरे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे मत भेजना। मेरा एक वेयर हाउस है, हो सकता है वो उसके स्टेट में हो या अदर स्टेट में हो, वो डिपेंड करता है। वहां पर है या तो सेम स्टेट में होगा या अदर स्टेट में होगा, जहां भी होगा वहां भेज देना, यानी डिस्पैच वहां करना। यानी मेरा बिलिंग तो मेरे नाम पे होगी, मेरे फर्म के नेम पे होगी, यानी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर, लेकिन बाकी मेरा जो माल है वहां जाएगा, यानी शिप टू वहां होगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है, यानी पार्टीज दो इन्वॉल्व है लेकिन यहाँ पर लोकेशन चेंज हो रही है, तो बिल टू शिप टू ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक, इसके अलावा जो मेजर जो कॉन्सेप्ट है जिसमें ये ज्यादा यूज होता है बिल टू शिप टू, वो ये है जहां पर तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। मानकर चलिए एचएमएम इंटरप्राइजेस, सूरज हार्डवेयर और एक जय हार्डवेयर, मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग।
जय हार्डवेयर ऑर्डर देता है एचएमएम इंटरप्राइजेस को कि मुझे 10 पीस जीन्स चाहिए। ठीक, अब जो एचएमएम इंटरप्राइजेस है वो जीन्स मंगाता है सूरज हार्डवेयर से। एक एग्जांपल। अब क्या है कि जो जय हार्डवेयर है वो बैठा है बिहार में, सूरज हार्डवेयर भी बैठा है बिहार में, यानी जो एचएमएम इंटरप्राइजेस का सप्लायर है वो भी बिहार में है, और जो उसका ग्राहक है यानी जो बायर है वो भी कहाँ पर है, बिहार में है। वो ये देखता है कि अगर मैं माल मंगवाऊं सूरज हार्डवेयर से अपने पास दिल्ली, तो मुझे एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, पहले वो पैक करवा के भेजेगा ट्रांसपोर्ट में, फिर वो दिल्ली आएगा, उसमें 4-5 दिन 10 दिन जो भी लग जाएंगे और कॉस्ट अलग लगेगी। फिर मैं यहाँ पर जब माल आ ही जाएगा तो मैं उसे अनलोड करवा के फिर उसको खोल कर चेक करूंगा कितने क्वांटिटी है, क्वालिटी ठीक है कि नहीं, कल को कस्टमर का कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि जब मेरे पास पहुंच गया तो मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, वो करके फिर मैं पैकिंग कराऊं, फिर एक बार ट्रांसपोर्टेशन करवाऊं, कहाँ के लिए, फिर बिहार के लिए। तो इसमें दो चीज जा रही है, एक मेरा टाइम जा रहा है, दूसरा मेरा वैल्यू जा रहा है, यानी कॉस्ट बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के कारण मेरी कॉस्ट बढ़ रही है उस प्रोडक्ट की। तो क्यों ना मैं डायरेक्ट भिजवा दूं सूरज हार्डवेयर से, डायरेक्ट मैं माल कहां भिजवा दूं, जय हार्डवेयर के यहाँ। तो इस केस में यूज होता है बिल टू शिप टू। यहां पर क्या है कि पार्टी तीन इन्वॉल्व है। बायर है एचएमएम इंटरप्राइजेस, जिसने सप्लायर सूरज हार्डवेयर को बोला कि भैया एक काम करो, बिल तो मेरे नाम से बनाना, लेकिन माल कहां जाएगा, माल जाएगा जय हार्डवेयर के यहाँ जो कि बिहार में ही है। तो इस केस में बिल टू शिप टू यूज होता है, जिसमें ये मेंशन होता है कि बायर कौन है, कंसाइनी, जिसके पास माल जाता है अल्टीमेटली उसको कंसाइनी बोलते हैं, और वहां पर शिप टू यूज होता है, कंसाइनी बोलते हैं, शिप टू यूज होता है। बायर के में यूज होता है बायर, और साथ में बिल टू यूज होता है, यानी बिल उसके नाम पे होता है, कंसाइनी के नाम पर शिप टू होता है, यानी प्रोडक्ट वहां पहुंचता है। और जो सप्लायर है उसे कंसाइनर भी बोलते हैं, सप्लायर भी बोलते हैं। बिल फ्रॉम, यहां पर बिल फ्रॉम यूज होता है वर्ड। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये तो नॉर्मल जीएसटी का रूल है, तो इसमें क्या है कि जो आपका सप्लायर है वो ट्रांसपोर्ट में जाएगा, अपना बिल देगा, और उसमें बिल में लिखा रहेगा बिल फ्रॉम यानी उसका नाम, और बिल टू यानी एचएमएम इंटरप्राइजेस, और शिप टू यानी जय हार्डवेयर, ये लिखा रहेगा। और क्वांटिटी रेट वगैरह जैसे एक इनवॉइस बनती है पूरी टैक्स इनवॉइस बनकर ट्रांसपोर्ट में लगा देगा। ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होगी तो ई वे बिल भी निकालेगा उसके अकॉर्डिंग, वो भी मैं दिखाऊंगा। अगर नहीं रिक्वायरमेंट होगी तो सिर्फ बिल लगाकर माल भेजवा देगा, और रास्ते में कहीं भी माल पकड़ा जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, माल पहुंच जाएगा, ऑफिसर कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये तरीका सही है। अब यहां पर आप ये सोच रहे होंगे कि जो ये माल गया, अब ये जो मेरा पार्टी है एचएमएम इंटरप्राइजेस, ये क्या करेगा, उस इसको आईटीसी किसको मिलेगी, और टैक्स कौन सी लगेगी इनवॉइस के ऊपर। तो ये याद रखिएगा कि बिल पर जो भी टैक्स लगेगी, मतलब आईजीएसटी लगेगी या सीजीएसटी और एसजीएसटी, वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, बायर के अकॉर्डिंग, बायर के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा बायर कौन है मेरे केस में, मेरे केस में एचएमएम इंटरप्राइजेस है बायर। भले ही सूरज हार्डवेयर बिहार में बैठा है, जय हार्डवेयर बिहार में बैठा है, यहां सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगी, क्योंकि इंट्रा स्टेट के केस में जब एक ही राज्य के अंदर ट्रांजैक्शन होती है तो वहां सीजीएसटी और एसजीएसटी लगती है, और यहीं पर अगर यूनियन टेरिटरी होती है तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगती है। लेकिन जब भी किसी अदर स्टेट में ट्रांजैक्शन होती है तो वहां सिर्फ आईजीएसटी लगती है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या फॉलो करना है, इस केस में आपको यह फॉलो करना है कि यहां पर जो आपका बायर है, यानी जिसने ऑर्डर दिया, जो आपको पेमेंट करेगा, यहां पर पेमेंट कौन करेगा, बायर करेगा, और ऑर्डर किसने दिया, बायर ने, तो उसकी स्टेट को ध्यान में रखते हुए टैक्स लगानी है। यानी वो कहां बैठा है, आप बिहार में है, वो दिल्ली में है, तो यहां पर क्या है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, भले कंसाइनी आपकी स्टेट में है, यहां पर आपको बायर को ध्यान में रखना है, और आपको आईजीएसटी लगानी है इनवॉइस के ऊपर, और पेमेंट भी आपको एचएमएम इंटरप्राइजेस करेगा, और एचएमएम इंटरप्राइजेस को पेमेंट करेगा जय हार्डवेयर। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक तो ये ट्रांजेक्शन हो गई। अब आइए आईटीसी कौन क्लेम करेगा, आईटीसी भी एचएमएम इंटरप्राइजेस क्लेम करेगा, क्योंकि बिल उसके नाम से बनाएगा। माल भले उसके यहां जा रहा है, ये आपको सुविधा दी गई है कि माल उसके पास भले जा रहा है, लेकिन जो बिल है, बिल का जो टाइटल है वो एचएमएम इंटरप्राइजेस का होगा, आईटीसी वही क्लेम करेगा। और जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे एज ए सप्लायर, तो उसमें एचएमएम इंटरप्राइजेस की डिटेल डालेंगे ताकि वो आईटीसी क्लेम कर सके। ये याद रखिएगा, ये कुछ चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। और प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली की होगी।
तो आपको जो भी सिचुएशन हो बिल टू शिप टू के केस में हमेशा बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर चलना है। एज ए सप्लायर, सप्लायर को हमेशा बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर चलना है कि मेरा बायर कहाँ है, जहां पर वो बायर है उससे ही आईटीसी मिलेगी, उसी के हिसाब से टैक्स लगेगी, बिल टू सप्लाई भी उसी की स्टेट होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, अब मैंने जितनी डिटेल में आपको क्लियर किया। तो अब हम वही कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। मानकर चलिए मुझे एचएमएम इंटरप्राइजेस बोल रहा है सूरज हार्डवेयर को कि ये माल है वो आप भेज दो। तो सबसे पहले तो हम जो पुरानी एंट्रीज है सबको डिलीट करते हैं। अब इस केस में ये जो पार्टी डिटेल्स की विंडो है इसका यूज आने वाला है। ये अगर विंडो आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो टेली प्राइम में तो F12 कॉन्फ़िग में जाइएगा और यहां पर प्रोवाइड सेपरेट बायर एंड कंसाइनी डिटेल को यस कर लीजिएगा। यहां पर आपका बायर कौन है, एचएमएम इंटरप्राइजेस, उसकी डिटेल आ जाएगी, उसका लेजर ले लेंगे, सारी डिटेल जो फिल की होगी वो आ जाएगी। और यहां पर लेना है आपको जय हार्डवेयर। इसका लेजर नहीं भी बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं, इसका यहां पर आप टाइप कर सकते हैं और चाहें तो लेजर बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं बनाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है, टाइप करना है, क्योंकि इसके साथ तो आपकी रेगुलर कोई काम होने वाला नहीं है ना। आपको क्या, इसने ऑर्डर दिया, आपने उसको माल भेजा, तो आप यहाँ टाइप कर देंगे जो भी उसका एड्रेस है, उसका जो स्टेट है वो सब टाइप कर देंगे, और उसका जो भी जीएसटी नंबर है उसके स्टेट का वो आप टाइप कर देंगे। और प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली रहेगी, यानी बायर की जो स्टेट है वो। हो गया, काम खत्म, बस इतना ही था। सारी चीजें सेम है, सिर्फ आपको क्या करना पड़ा, जो डिटेल्स है उसमें उस पार्टी का नाम भी डालना पड़ा। अब मैं आपको इनवॉइस भी एक बार दिखा देता हूं प्रिंट करके, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। यहाँ देखिए, ये पार्टी का नाम हो गया यानी सप्लायर का, ये कंसाइनी यानी जय हार्डवेयर। आप ट्रांसपोर्टर ऑफिसर सब देख के समझ जाएंगे कहाँ जा रहा है माल, क्योंकि शिप टू लिखा है बगल में। और बिल टू किसका है, इसका है। और प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा याद रखिएगा कि इनवॉइस में लिखी होनी चाहिए, नहीं तो आपको सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग 50,000 रुपए तक की टैक्स लग सकती है, मतलब पेनल्टी लग सकती है। 25,000 प्लस 25,000 अगर आपकी इनवॉइस में सिर्फ बिल टू शिप टू ना लिखा हो, सॉरी, सिर्फ अगर आपकी इनवॉइस में प्लेस ऑफ सप्लाई ना लिखा हो तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया। अब मेरा जो ई वे बिल है वो कैसे बनेगा, सबसे पहले तो वो देख लीजिए, क्योंकि मुझे मानकर चलिए ये तो इनवॉइस 1,000 रुपए की, अगर 50,000 से ज्यादा हो तो यहाँ पर क्या है कि सप्लायर यानी सूरज हार्डवेयर वो क्या करेगा, जब अपनी लॉगिन आईडी से ई वे बिल बनाएगा तो यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई लेगा, यानी आउटवर्ड चूज करेगा, सप्लाई करेगा, यहाँ टैक्स इनवॉइस, यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर डालेगा, डेट डालेगा, और यहाँ पर जो ऑप्शन है अब बिल टू शिप टू यूज होगा। ये नॉर्मल केस नहीं है, अब यहाँ पर बिल टू शिप टू यूज होगा। बिल फ्रॉम में किसका नाम आएगा, आप बताइए, बिल फ्रॉम में किसका नाम आएगा, बिल फ्रॉम में नाम आएगा सूरज हार्डवेयर का। किसका आएगा, सूरज हार्डवेयर का नाम आएगा बिल फ्रॉम में। ठीक है, डिस्पैच फ्रॉम में किसका आएगा, उसी की जो एड्रेस है, जो जीएसटी नंबर है उसके अकॉर्डिंग जो एड्रेस आएगी उसका आ जाएगा एड्रेस यहाँ पर। अगर मानकर चलिए इस केस में एक कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है, मानकर चलिए कि उसकी जो वेयर हाउस है वो दूसरी है, यानी कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अलग है और वेयर हाउस दूसरी जगह पे है, थोड़ी सी 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूसरी जगह पे, और वहां से माल डिस्पैच हो रहा है, तो वो अपना एड्रेस यहाँ पर डाल सकता है, वो डिस्पैच एड्रेस यहाँ पर डाल सकता है। ठीक है, और उसके बाद बिल टू में किसका आएगा नाम, बिल टू में आएगा एचएमएम इंटरप्राइजेस, मेरे केस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। और शिप टू में किसका आएगा, जय हार्डवेयर का, यानी यहां पर एचएमएम इंटरप्राइजेस का सारी डिटेल आ गई, जीएसटी नंबर डालेंगे तो जो भी आ जाएगी। यहां पर जो जय हार्डवेयर है उसका जय हार्डवेयर नाम नहीं आएगा, उसका जो एड्रेस है वो डाल दिया जाएगा, जय हार्डवेयर भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे, प्लेस डाल देंगे, पिन कोड और स्टेट डाल देंगे, और बाकी की डिटेल फिल करते हुए इसे सबमिट कर देंगे और प्रिंट निकाल के ट्रांसपोर्ट को दे देंगे, माल पहुंच जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आई होप आपको यहां तक ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और अब आ जाइए, अगर हम बात करें एचएमएम इंटरप्राइजेस की, तो ये जैसे नॉर्मली अपनी परचेज की एंट्री करता है वैसे ही करेगा, इससे कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है करने की। ये अपने यहाँ नॉर्मली परचेज की एंट्री करेगा जैसे हर केस में करता है।
यहाँ पर परचेज चूज करेगा, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ। जिस डेट को फिजिकली गुड्स रिसीव होगा वो डेट यहाँ पर ले लेगा और सप्लायर की इनवॉइस नंबर उसका डेट डाल देगा, पार्टी ले लेगा और बिल फ्रॉम यहाँ डाल देगा। ठीक है, जो बिल फ्रॉम है यानी कहाँ से बिल बना, तो ये सूरज हार्डवेयर से बना। कंसाइनी में चाहेगा तो यहाँ पर जय हार्डवेयर डाल देगा ताकि इसे पता रहे कि ये माल गया कहाँ। ठीक है, ये डाल के बाकी ये अपनी एंट्री कर देगा एज इट, जैसे मैंने पहले आपको नॉर्मल केस में दिखाया। इसमें कुछ और करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ये बोलेंगे कि मान कर चलिए सर यहां पर ऐसा हो कि ये एचएमएम इंटरप्राइजेस सपोज कीजिए ईवे बिल निकाल रहा है, तो मान लीजिए इसे दे दिया सप्लायर ने कि तुम ईवे बिल निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये इन्वर्ट लेगा अपने केस में, क्योंकि जब ये अपनी लॉगिन आईडी से एंटर करेगा ईवे बिल पोर्टल पे तो ये इन्वर्ट लेगा, क्योंकि इसके केस में क्या है, ये इन्वर्ट है, भले इसे आ नहीं रहा है, माल तो इसी के पास आना है, मतलब इसके कंसाइनी के पास आना है, आईटीसी तो ये लेगा ना, इसके लिए तो परचेज है ना, तो इन्वर्ट हुआ ना, तो ये इन्वर्ट लेगा। सप्लाई लेगा, टैक्स इनवॉइस चूज करेगा पार्टी की यानी सप्लायर की, उसका नंबर डेट ये डालेगा, बिल टू शिप टू करेगा और बिल फ्रॉम में किसका नाम डालेगा, सप्लायर का। डिस्पैच फ्रॉम में जो भी उसकी एड्रेस है वो अपने आ जाएगी, अगर दूसरी होगी तो वो चेंज कर लेगा। बिल टू किसे करेगा, बिल टू किसे करेगा, अपने आप को, अपने आप को करेगा, एचएमएम इंटरप्राइजेस को, क्योंकि बिल इसके नाम से बन रहा है। और बिल फ्रॉम किसे करेगा, सॉरी शिप टू किसे करेगा, कंसाइनी को। एज इट रहेगा सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, और फिर अगर बात करें हम इसकी जय हार्डवेयर की, तो ये नॉर्मल अपनी परचेज की एंट्री करेगा जैसे करते हैं नॉर्मली। यहाँ पर अपना जो भी है पार्टी एचएमएम इंटरप्राइजेस उसे लेगा, क्योंकि इसके लिए बायर वो है। जय हार्डवेयर के लिए कौन है इसका सप्लायर, एचएमएम इंटरप्राइजेस, उसकी एंट्री करेगा यहाँ पर सिंपली, उसकी लेजर सेलेक्ट करके जो भी आइटम है उसको एंटर करके, जो नॉर्मल एंट्री होती है वैसे करेगा। अब यहाँ पर एक दिक्कत आती है, बहुत से लोग बोलते क्या है कि इस चीज में क्या हो रहा है ना कि अगर मानकर चलिए डायरेक्ट हमारा जो सप्लायर है वो माल भेजता है, तो एक तो सप्लायर को भी पता चल गया ये माल कहाँ जा रहा है, तो इससे क्या है कि कल को सप्लायर के मन में बेईमानी आ जाए कि मैं डायरेक्ट इससे डील करूं, मतलब इससे ही बेचूं। ठीक है, कल को होता है ना कि कई बार पार्टी से अनबन होती है तो डायरेक्ट उधर बेचने ना लग जाए, ये एक डर लगा रहता है इसको, पार्टी को जो उसे ऑर्डर देती है। दूसरा, उसे ये भी एक डर लगा रहता है कि जो उसका बायर है यानी एचएमएम इंटरप्राइजेस का, जैसे ये जय हार्डवेयर बायर है, अब इससे पता चल गया ये माल कहाँ से आ रहा है, किस रेट में आ रहा है, क्योंकि इसके हाथ में तो क्या लग जाएगी, ट्रांसपोर्ट के थ्रू इनवॉइस लग जाएगी इसके हाथ में, इसको इनवॉइस मिल जाएगी। तो देखिए लॉ के हिसाब से तो ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने कई लोगों से, सीए लोगों से बात की, उनका कहना ऐसे ही होगा। अब आप ये समझ के चलिए कि आपकी अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे, कंपनी पे ट्रस्ट है, कंपनी उसे माल नहीं देगी, तो आप समझ सकते हैं कि माल तो वो अल्टीमेटली आपसे लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर एक प्रॉफिट की इशू आती है कि उसे प्रॉफिट पता चल जाती है कि हम कितनी प्रॉफिट लेते हैं। क्योंकि क्या होगा ना इस केस में, जो एचएमएम इंटरप्राइजेस है, जब ये अपने पास एंट्री करेगा, मैं आपको दिखाता हूं 1 मिनट के लिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे इसने किससे परचेज किया, इसने परचेज किया सूरज हार्डवेयर से। अब ये क्या करेगा, अपने पास उसकी एंट्री करेगा, यहाँ जय हार्डवेयर ले लेगा, ठीक है, बिहार ले लेगा, उसका जो भी है वो करके अपना कर लेगा यहाँ पर। अब इसकी भी तो एक लाइबिलिटी है कि ये उसे इनवॉइस बना कर दे, इसकी एक लाइबिलिटी है ये उसे इनवॉइस बना कर दे। ये अब सेल भी तो करेगा, ये यहाँ सेल करेगा जय हार्डवेयर को। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ नहीं करेगा, बिल टू शिप टू सेम होगा इसके केस में। ठीक है, और हाँ यहाँ पर एक बात और है, एचएमएम इंटरप्राइजेस अपने परचेज की एंट्री कब करेगा, कब माना जाएगा कि इसे गुड्स फिजिकली रिसीव हुआ, जिस डेट को जय हार्डवेयर को गुड्स रिसीव हो जाएगा, जिस भी डेट को रिसीव होगा, तो अल्टीमेटली है कि वो बात करेगा एचएमएम इंटरप्राइजेस उससे फोन पर, पूछेगा गुड्स रिसीव हुआ, बोलेगा हाँ, और उसके पास ट्रांसपोर्ट का गेट पास भी होगा जिससे पता चल जाता है किस डेट को रिसीव हुआ, उसके उससे वो कॉपी भी मंगा के रख सकता है अपने पास, फोटो कॉपी। अब क्या है कि उसी डेट को एचएमएम इंटरप्राइजेस के लिए माना जाएगा कि इससे भी उसी डेट को गुड्स रिसीव हुआ है, उसी समय ये आईटीसी लेने के लिए लाइबल होगा। यानी अब जिस भी मंथ में, मानकर चलिए सेम मंथ में गुड्स चला और सेम मंथ में रिसीव हो गया, तो सेम मंथ में आईटीसी लेगा। अगर मानकर चलिए गुड्स नेक्स्ट मंथ में पहुंचा, तो एचएमएम इंटरप्राइजेस भी नेक्स्ट मंथ में आईटीसी क्लेम करने का हकदार बनेगा। ठीक है, किसकी इनवॉइस पर, जो सप्लायर था इसका सूरज हार्डवेयर। और कब बनेगा, जब जय हार्डवेयर के पास माल पहुंच जाएगा फिजिकली। ठीक है, अब जब माल पहुंच गया तो इसने अपने पास परचेज की एंट्री पास की एचएमएम इंटरप्राइजेस ने, और उसके बाद फिर सेल की एक एंट्री पास करेगा, किसके लिए, जय हार्डवेयर के लिए। वही जीन्स लेगा, यहाँ पर पूरी क्वांटिटी ले लेगा, सॉरी
और रेट यहाँ पर अब ये एक्स्ट्रा करेगा क्योंकि इससे तो मार्जिन भी लेनी है, ऐसा तो नहीं कि सेम रेट पे बेचेगा। मान कर चलिए इसने इस रेट पे किया, आईजीएसटी राउंडिंग ऑफ, ये इस तरीके से किया। अब मानकर चलिए ये अब ये इनवॉइस भेजे किसे, जय हार्डवेयर को, और जय हार्डवेयर इसकी जब एंट्री करेगा और उसके हाथ में क्योंकि ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो इनवॉइस लग गई है जो सप्लायर की है, तो अब उसे तो दिख जाएगा ना कि ये बंदा मेरे से कितने रुपए की मार्जिन ले रहा है, 20 रुपए की मार्जिन ले रहा है पर पीस के ऊपर। तो हो सकता है वो उससे कांटेक्ट करने लग जाए, या अगर मान लीजिए सामने वाला नहीं भी दे रहा है उसे माल, तो किसी तरीके से दूसरे पर्सन से कांटेक्ट करे ताकि उससे कम रेट में पड़े, यानी उसे अगर लग रहा है कि मार्जिन बहुत ज्यादा ले रहा है सामने वाला, तो इस तरीके का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है। कई लोग इस वजह से बिल टू शिप टू यूज नहीं करते हैं। एक कॉन्सेप्ट में तो यूज करते हैं जब वो अपने ही किसी ब्रांच को भेज रहे होते हैं जो दूसरा अनदर ब्रांच है, या किसी ऐसे पे को भेजते हैं जो भरोसेमंद है, या अपना किसी गोडाउन पर भेज रहे होते हैं, तब तो बिल टू शिप टू का यूज करते हैं जो अनदर गोडाउन है उसके लिए, ठीक है। लेकिन जब ये पार्टीज की बात आती है कि जो थर्ड पार्टी होती है, वहां पर यही डर लगता है कि उन्हें ये लगता है कि कल को मेरी जो मार्जिन है वो लीक ना हो जाए और मेरा जो सप्लायर वो लीक हो जाएगा, तो फिर आगे चल के मैं 6 महीने साल भर बाद सब कुछ तो खुल जाएगा, तो फिर मैं काम कैसे करूंगा। तो उस केस में बहुत से लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आप एक काम करो, किसे ये कहते हैं, जैसे ये एचएमएम इंटरप्राइजेस है, यही है ना बायर, यानी इसी ने ना मतलब ये मीडिएटर है जिसने उन दोनों को कनेक्ट किया, सूरज हार्डवेयर को और जय हार्डवेयर को। इसने सूरज हार्डवेयर को ऑर्डर दिया और माल किसके पास गया, जय हार्डवेयर के पास। तो ये कनेक्शन का रूप तो यही बना ना। तो इस केस में ये क्या करता है, जैसा लोग सजेस्ट करते हैं, पता नहीं अब ये सही है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे करने को तो कर लेते हैं, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। लोग क्या करते हैं कि जो सूरज हार्डवेयर उसको बोलते हैं इनवॉइस बनाओ, इनवॉइस मुझे भेजो, ये अपने पास उसकी एंट्री पास करते हैं, ठीक है। एंट्री पास करके उसके हिसाब से एक इनवॉइस क्रिएट करते हैं अपनी मार्जिन के अनुसार, जैसे अभी इसने क्रिएट की सेम इनवॉइस क्रिएट करते हैं अपनी मार्जिन के अनुसार, और फिर ये इनवॉइस देते हैं सामने वाले पर्सन को यानी सप्लायर को कि इसके अकॉर्डिंग आप ईवे बिल निकालो, या ये खुद ही ईवे बिल भी निकाल कर दे देते हैं, और फिर बोलते हैं कि ये एक काम करो ट्रांसपोर्ट में लगाकर भेज दो। तो ये पता नहीं कितना सही है या गलत है। अगर आपको पता है कि लॉ के अकॉर्डिंग ये सही है कि नहीं, या किस सेक्शन में ऐसा लिखा हुआ है, या कुछ भी अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये चीज सही है लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि जब इसे फिजिकली गुड्स रिसीव हुआ ही नहीं, तो फिर इस केस में ये पहले इनवॉइस कैसे कट कर सकता है, बहुत सी बातें हैं। तो चलिए अभी इस बात को हम स्किप करते हैं। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अभी तक फ्रेंड्स आपने क्या समझा, बिल टू शिप टू के केस में ये जो बीच में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, तो इसमें क्या है कि जैसे इसने एचएमएम इंटरप्राइजेस ने ऑर्डर दिया, तो सूरज हार्डवेयर ने बिल बनाया और ट्रांसपोर्ट में माल के लिए बिल लगाया और ईवे बिल क्रिएट किया, वो मैंने बता ही दिया। माल किसके पास पहुंचा, जय हार्डवेयर के पास। जैसे उसके पास माल पहुंचा, एचएमएम इंटरप्राइजेस ने परचेज की एंट्री पास की और एक सेल की इनवॉइस बनाई और सामने जय हार्डवेयर को भेज दी। जय हार्डवेयर किसकी इनवॉइस की एंट्री अपने पास करेगा, एचएमएम एंटरप्राइजेस जो बिल भेजेगा उसकी एंट्री करेगा अपने पास, सूरज हार्डवेयर की एंट्री नहीं करेगा। वो आईटीसी कब लेने के लिए लाइबल होगा, जिस मंथ में फिजिकली गुड्स रिसीव हुआ है और इनवॉइस भी अगर उसे रिसीव हो गई है तो ही वो लाइबल होगा अपना आईटीसी क्लेम करने के लिए। और अगर हम जीएसटी लॉ की बात करें तो वहां पर इनवॉइस इसकी रिटर्न की भी बात होती है कि रिटर्न भी फाइल होनी चाहिए, टूबी में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अभी फिलहाल हम उस बात को स्किप कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम नॉर्मल बात पे ही चल रहे हैं। तो इस तरीके से होगा। अब मानकर चलिए यहां पर सबसे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो जय हार्डवेयर है, सपोज कीजिए किसी वजह से उसे माल नहीं पसंद आता है और वो माल वापस करना चाहता है, तो वो माल किसे वापस करेगा, एचएमएम इंटरप्राइजेस को, क्योंकि इसका बायर तो वही है। वो उसे कांटेक्ट करेगा कि भैया मुझे माल नहीं पसंद है, मैं पूरा का पूरा माल वापस करना चाहता हूं। तो क्या एचएमएम इंटरप्राइजेस उसे ये बोलेगा कि माल मुझे भेज दो, ऐसा होगा नहीं। वो क्या कहेगा कि तुम एक काम करो, माल कहां भेज दो, ये सूरज हार्डवेयर से बात कर लेगा और वो अगर एक्सेप्ट करता है कि हाँ माल लेने को मैं राजी हूं, तो ये क्या बोलेगा, माल डायरेक्ट वहां भेज दो। अब दिक्कत आएगी, अब यहां दिक्कत है कि बिल टू शिप टू के केस में जब सेल्स रिटर्न होगा और कंसाइनी जब माल वापस भेज रहा है किसको, डायरेक्ट कंसाइनर को, तो अब क्या कॉन्सेप्ट है ये समझिए। अब यहां पर अगर मैं मान लूं कि जो जय हार्डवेयर है उसे सब कुछ आता है, मतलब उसके पास भी सॉफ्टवेयर है, वो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में यूज करता है अपना सारा काम। अब इस केस में सपोज कीजिए पहले तो मैं इसकी परचेज की एंट्री पास करता हूं।
यहाँ पर मैं ले लेता हूँ HMM इंटरप्राइजेस। जो भी यहाँ HSN कोड है वो सब हम डाल देंगे। 2657 ऐसे ही कुछ मैंने डाला था, सेम डालना होता है। रेट HMM इंटरप्राइजेस ने क्या लगाया था वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। इसने लगाया था 114 रुपया 29 पैसा विदाउट GST। हो गया। अब ये मानकर चलिए माल वापस कर रहा है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, ये तो डायरेक्ट माल वापस करेगा किसे, सूरज हार्डवेयर को। इसने बात कर लिया HMM इंटरप्राइजेस से और फिर उसके बाद उसने उससे बात कर लिया और वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ माल भेज दो वापस। अब इस केस में क्या होगा कि इससे क्या क्रिएट करना है, मैंने पहले भी बताया डेबिट नोट भी ये क्रिएट कर सकता है। तो मैं डेबिट नोट फॉर परचेज इसके में भी बना देता हूँ। यहाँ हम ये ले लेंगे। अब यहाँ पर हम देखिए पार्टी कौन सी लेंगे, HMM इंटरप्राइजेस लेंगे। अब यहाँ जो इसकी इनवॉइस है, देखिए यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है, अब यहाँ समझने वाली बात है। यहाँ पर ये इनवॉइस नंबर किसका डालेगा, HMM इंटरप्राइजेस का या सूरज हार्डवेयर का। अगर ये वो डालता है, मानकर चलिए सपोज कीजिए ये HMM इंटरप्राइजेस का ही डाल रहा है, उसका भी सपोज कीजिए 1 है, ठीक है। और डेट भी उसी की डाल रहा है, किसकी, HMM इंटरप्राइजेस की। बिल टू कर दिया इसने, बिल टू किसे किया, HMM इंटरप्राइजेस को। यहां पर इसने सूरज हार्डवेयर कर दिया, ठीक। सूरज हार्डवेयर कर दिया और इससे बिहार का है, ये बिहार कर दिया, जो भी इसका GST नंबर है। ये करके इसने, एक मिनट, यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई आई थिंक दिल्ली होनी चाहिए, दिल्ली ही होगी। नहीं सॉरी, यहाँ बिहार होगी, क्योंकि इसके पास राइट थोड़ी ना है बनाने का, ये तो सिर्फ मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए बना रहा है। जीन्स 10 पीस, जो भी है -05, ये कर देगा, ठीक। ये भी यहाँ पर क्या कर लेगा, यस कर लेगा, सेल्स रिटर्न कर लेगा, जो कि मैंने बताया कि अब क्योंकि HMM इंटरप्राइजेस क्या करेगा, इसे क्रेडिट नोट देगा क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहाँ पर ये HMM इंटरप्राइजेस का जो भी क्रेडिट नोट नंबर है वो डाल देगा, क्योंकि अभी तो इसे नहीं पता होगा, बाद में डाल देगा, बाद में इसे मॉडिफाई कर देगा और उसकी डेट डाल देगा। अभी फिलहाल इसे सेल्स रिटर्न लेते हुए ये सेव कर देगा और इसका प्रिंट निकाल कर ट्रांसपोर्ट में लगा देगा। और अगर 50,000 से ज्यादा की वैल्यू होगी तो ये अगर अपने लॉगिन आईडी में जाता है, यानी ईवे बिल में अपनी लॉगिन आईडी से उसमें लॉगिन करता है ईवे बिल के पोर्टल पे, तो आउटवर्ड लेगा, क्योंकि यहाँ इसके यहाँ से क्या हो रहा है, आउटवर्ड सप्लाई हो रही है। अदर लेते हुए यहाँ पर क्या दिखाएगा, परचेज रिटर्न दिखाएगा। परचेज रिटर्न दिखाने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पर अदर लेगा और यहाँ पर जो भी अपना उसका डॉक्यूमेंट नंबर है वो डालते हुए बिल टू शिप टू करेगा। बिल फ्रॉम क्या है, इसकी डिटेल होगी, किसकी, जय हार्डवेयर की इस केस में।
और डिस्पैच इसके ही गोडाउन से हो रहा होगा। बिल 2 क्या है, एचएमएम इंटरप्राइजेस, शिप 2 क्या है, सूरज हार्डवेयर। इस तरीके से ये भी बिल निकाल सकता है। तो ये किसका कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, जब जय हार्डवेयर इस तरीके का काम करता है तो। अब मानकर चलिए जय हार्डवेयर ले मैंने, उसे नहीं पता है क्या करना है नहीं करना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक मिनट, फिर जब अगर मान लीजिए ये जय हार्डवेयर इस तरीके से काम करता है तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे माल किसके पास पहुंचेगा, एचएमएम इंटरप्राइजेस के पास तो नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा सूरज हार्डवेयर के पास माल। जैसे ही उसे सूरज हार्डवेयर बताएगा कि हाँ माल पहुंच चुका है, और वो वहां से क्रेडिट नोट किसे इशू करेगा, सूरज हार्डवेयर एचएमएम इंटरप्राइजेस को करेगा। फिर एचएमएम इंटरप्राइजेस का ड्यूटी होगा क्रेडिट नोट इसे किसे इशू करने की, वो करेगा किसे, जय हार्डवेयर को। तो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से काम होगा। जो आपका ये है जय हार्डवेयर, उसने माल भेजा डेबिट नोट के थ्रू, किसे भेजा, सूरज हार्डवेयर को, कंसाइनर को। जैसे माल रिसीव हुआ, सूरज हार्डवेयर ने क्या किया, अपने यहां से क्रेडिट नोट इशू किया एचएमएम इंटरप्राइजेस के नाम से, ताकि अब मैं उनका जो अकाउंट है वो सेट ऑफ हो जाए, ठीक है। अब फिर जो एचएमएम इंटरप्राइजेस है वो 1200 का क्रेडिट नोट भेजेगा किसे, जय हार्डवेयर को। और ये जो सूरज हार्डवेयर है ये 1000 का भेजेगा, क्योंकि वो तो एचएमएम इंटरप्राइजेस से 1000 रुपया पा रहा था ना, उसने तो 1000 रुपए की इनवॉइस बनाई थी, वो उतने का भेजेगा। एचएमएम इंटरप्राइजेस 1200 का जो क्रेडिट नोट है वो भेजेगा जय हार्डवेयर को, और ये फिर अपने यहाँ आकर डेबिट नोट में उसका इनवॉइस नंबर और डेट डालकर उसे सेव कर लेगा, यानी उसे ठीक कर लेगा, जो अभी मैंने बताया, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब मानकर चलिए इसने बोला जय हार्डवेयर ने कि मुझे नहीं आता है ये सब बनाना, मेरे पास कोई फॉर्मेट टॉर्मेट नहीं है, तो क्या है, तब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो सूरज हार्डवेयर मतलब अपने तरफ से बना कर दे, या नहीं तो एचएमएम इंटरप्राइजेस बना कर दे डॉक्यूमेंट, और ईवे बिल वही लोग निकालें। अब उस केस में क्या है वो भी देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स मानकर चलिए कि जय हार्डवेयर ने एचएमएम इंटरप्राइजेस को बोला और ये मान गया कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं ईवे बिल भी निकाल दूंगा और मैं डॉक्यूमेंट भी इशू कर देता हूँ। तो ये भी क्या करेगा, डिलीवरी चालान क्रिएट करेगा। कौन वाला, जो मैंने आपको बताया था अंडर परचेज जो बनाया जाएगा वो, और जो ऑप्शनल रखा जाएगा जिससे, ताकि इसके बुक्स ऑफ अकाउंट पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ये सिर्फ मोमेंट ऑफ गुड्स के लिए डॉक्यूमेंट इशू किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये सप्लायर की जो इनवॉइस नंबर है, यानी जो अपनी इनवॉइस नंबर है वो डाल देगा, और अपनी इनवॉइस का जो डेट है वो डाल देगा, ये अपनी का डालेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद ये पार्टी ले लेगा कौन, जय हार्डवेयर, जिसे इसने माल सेल किया था वो ले लेगा। उसके बाद इसके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, बिल फ्रॉम। अभी अगर दिखाया जाए, क्योंकि जब हम पोर्टल की बात करेंगे तो वहां हमें दिखाना पड़ेगा ना कि बिल फ्रॉम कहां से बिल बन रहा है, तो उस जगह पे इसे इसने डाल दिया जय हार्डवेयर, ताकि माल वहां से आ सके और उसकी जो भी डिटेल्स है वो डल गई। अब इसके बाद यहां पर इसने डाल दिया शिप टू, कहां जा रहा है ये माल, ताकि हमारा पोर्टल के साथ मैच कर सके, ईवे बिल पोर्टल के साथ। तो यहां पर डाल दिया इसने सूरज हार्डवेयर का डिटेल, क्योंकि माल तो अल्टीमेटली वहीं जाएगा, ठीक है। और इसका नाम तो इनवॉइस में ऊपर दिखेगा ही, किसका, एचएमएम इंटरप्राइजेस का। ये इस तरीके से हुआ। अब यहां पर हम आइटम ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, यहां सिर्फ मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे होगा। यहां पर यहाँ देखिए एचएमएम इंटरप्राइजेस का नाम दिख रहा है, यानी ये भी इन्वॉल्व हो गया। शिप टू कौन है, ये भी है। सप्लायर कौन है, जय हार्डवेयर है। अब ईवे बिल पोर्टल पे अगर मानकर चलिए एचएमएम इंटरप्राइजेस अपने हिसाब से बना रहा है, यानी अपनी लॉगिन आईडी से बना रहा है ईवे बिल, तो ये यहाँ पर इन्वर्ट दिखाएगा, इन्वर्ट दिखाएगा, क्योंकि इसके लिए भी तो इन्वर्ट ही हो रहा है, भले इसके पास आ नहीं रहा है, क्योंकि लेकिन अल्टीमेटली गुड्स जो इसी के बिहाफ पे जा रहा है ना सूरज हार्डवेयर के पास, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही इन्वर्ट दिखाएगा सेल्स रिटर्न दिखाएगा, डिलीवरी चलान तो इसने बना दिया, इसने दे दिया सामने वाली पार्टी को, डॉक्यूमेंट नंबर उसका डाल देगा, डेट डाल देगा और बिल टू शिप टू कर देगा। बिल फ्रॉम में जय हार्डवेयर का नाम, उसकी एड्रेस जो भी डिस्पैच एड्रेस है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी, अगर वो अलग होगी तो फिर यहाँ पर उस हिसाब से डाल देगा। बिल टू में किसका नाम होगा आप बताइए, एचएमएम इंटरप्राइजेस का होगा। शिप टू में किसका नाम होगा, सूरज हार्डवेयर का। ईवे बिल बनाकर दे देगा, ठीक, समझ में आ गया। लेकिन अगर ये कंडीशन किसके साथ आ जाती है, सूरज हार्डवेयर के साथ आ जाती है, आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। सूरज हार्डवेयर के पास ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है, अब ये क्या करेगा, अब ये भी वही काम करेगा, ये यहां पर करेगा, चेक कर लेते हैं इसके में भी कि इसके में वही काम हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जैसे जैसे सिचुएशन बदल रही है तो कंफ्यूजन भी बढ़ेगी। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर सबकी सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप किसी भी लेवल पर खड़े हों, आप कोई भी हो इनमें से, आप कंसाइनी हो, कंसाइनर हो, बायर हो, तो आपको समझ में आ जाए कि कैसे एंट्रीज पास करनी है। अब इस केस में क्या होगा,
ये यहाँ पर अपनी इनवॉइस दिखा देगा। अगर इसने इशू किया तो ये अपनी इनवॉइस के अगेंस्ट में दिखा देगा, ठीक है। या नहीं तो नियम से तो देखा जाए, नियम से देखा जाए इसका कोई रोल नहीं है, इसे नहीं करना चाहिए। ये करना चाहिए किससे, एचएमएम इंटरप्राइजेस को करना चाहिए या सामने वाले जय हार्डवेयर को करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस पर भी फोर्स दे दी जाती है, क्योंकि वहां दोनों मान लीजिए ले मैन है, तो अल्टीमेटली इस पर फोर्स दे दी जाती है। एचएमएम इंटरप्राइजेस हो सकता है पेमेंट नहीं दे रहा हो इसे, तो मजबूरन इसे भी बनाना पड़े डॉक्यूमेंट। तो ये मान लीजिए अपना ही दे दे, ठीक है, तो ये देगा वही 1,000 रुपए वाला। बाद में फिर क्रेडिट नोट डेबिट नोट के थ्रू मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। बात समझिए, यहाँ पर जो गुड्स की मूवमेंट हो रही है वो क्यों हो रही है, मतलब ये जो दिया जा रहा है, जो डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है, ये किस लिए दिया जा रहा है, गुड्स की मूवमेंट करने के लिए, ताकि उसमें जो ऑफिसर देखे तो उसे वैल्यू दिखाई दे, क्वांटिटी दिखाई दे। डिलीवरी चलान का मतलब ये नहीं होता कि ये फाइनल वैल्यू, वैल्यू चेंज हो सकती है। वो चेंज कैसे होगी, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है उसके लिए, चाहे वो टैक्स इनवॉइस हो, क्रेडिट नोट हो, डेबिट नोट हो, उसके थ्रू, ठीक ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी सेम सेम मिलनी चाहिए, कहाँ से माल चल रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके बिहाफ पे जा रहा है, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो ये अपना यहाँ पर अपना वो भी जो भी डिटेल है, सप्लायर का डिटेल, ये अपना डाल देगा। इससे उससे मतलब नहीं है कि एचएमएम इंटरप्राइजेस ने क्या किया नहीं किया, ये अपनी इनवॉइस का नंबर डालेगा और अपना डेट डालेगा। यहाँ पर ये लेगा एचएमएम इंटरप्राइजेस, ठीक है। बिल फ्रॉम में क्या ले लेगा, जय हार्डवेयर ले लेगा, ठीक है। और उसकी जो भी डिटेल है, जो भी उसका जीएसटी नंबर है वो ले लेगा, क्योंकि उसके यहीं से बिल बन रहा है। ठीक हो गया। अब यहां पर सिप टू में क्या कर लेगा, सिप टू में अपनी डिटेल ले लेगा, सूरज हार्डवेयर, ठीक है, क्योंकि इसी के पास माल आना है। माल किसके पास आना है, इसके आना है। बिल कहां से बन रहा है, जय हार्डवेयर के यहां से बन रहा है, ठीक है। यहां पर भी अभी हम क्वांटिटी वगैरह नहीं डालते हैं, तो आपको समझ में आ ही जाएगा वही चीज डालनी है। चलिए मैं एक बार डाल के भी दिखा देता हूँ। एचएमएम इंटरप्राइजेस कौन सा डालता, अपना डालता, जो भी उसने बेचा, जिस रेट में बेचा वो डालता। ये अपनी डालेगा, जो भी इस रेट, जिस रेट में इसने बेचा था। हो गया। अब यहां देखिए, इसका नाम, कंसाइनी में भी इसका नाम, ऊपर भी इसका नाम, बात समझिएगा, कंसाइनी में भी इसका नाम और शिप टू में, और ऊपर भी इसका नाम, और इसका नाम किसका, जय हार्डवेयर का। अब एक बात बताइए कि यहां पर मतलब जो ये जो वापस हो रहा है, इसमें किसी को क्या मतलब कि ये मतलब इसका बीच का वेंडर कौन है, नहीं है। यहां तो ये दिखा रहा है कि भैया ये मूवमेंट हो रही है गुड्स की। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा अगर इन्हें डालना है, ये इस केस में तो नॉर्मल आपका जो जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर रेगुलर भी ले लें, तो भी हमारा इस केस में क्या होगा, गुड्स वापस हो जाएगा, यानी गुड्स की मूवमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर मानकर चलिए हम ईवे बिल पोर्टल पे डालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्लियरिटी चाहते हैं, ईवे बिल पोर्टल पे डालना चाहते हैं, वो भी किस केस में मैं बता रहा हूं, जब एकदम जो मेन सप्लायर यानी जो कंसाइनर है वो ईवे बिल निकाल रहा है, वो डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है, मजबूरन सामने वाला फोर्स कर रहा है कि नहीं भैया आप ही को करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो उस केस में मैं बता रहा हूं, क्योंकि उस केस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उस केस में वो इन्वर्ट दिखाएगा, यानी सूरज हार्डवेयर अपने पास इन्वर्ट दिखाएगा, यहाँ सेल्स रिटर्न दिखाएगा, और यहाँ पर क्योंकि उसके पास डिलीवरी चालान का ही ऑप्शन है वही देगा, उसकी डॉक्यूमेंट का नंबर और डेट वगैरह दे देगा, बिल टू शिप टू कर देगा। बिल फ्रॉम में किसका नाम डालेगा, जय हार्डवेयर का। बिल टू में किसका नाम डालेगा, एचएमएम इंटरप्राइजेस का। और शिप टू में किसका नाम डालेगा, अपना, मतलब अपनी एड्रेस डालेगा। लेकिन अगर वो रेगुलर करता है तो बिल टू में अपना ही नाम डाल देगा, शिप टू में भी अपना ही नाम डाल देगा। समझ रहे हैं आप बात, बिल टू में भी अपना ही नाम डाल देगा और शिप टू में भी अपना ही नाम डाल देगा, ठीक है। तो इस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि ये तो मूवमेंट ऑफ गुड्स है। उसके बाद जब एक बार गुड्स वापस आ गया जय हार्डवेयर से, तो इसके पास तो सबूत हो गया ना कि जय हार्डवेयर ने मुझे गुड्स वापस किया। किसके भी पे वापस किया, उसके भी पे वापस किया। फिर बाद में क्रेडिट नोट डेबिट नोट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो की जाएगी। सूरज हार्डवेयर उसे इशू करेगा, एचएमएम इंटरप्राइजेस को, एचएमएम इंटरप्राइजेस किसे इशू करेगा, सामने वाले पर्सन को इशू करेगा, यानी जय हार्डवेयर को इशू करेगा। तो फ्रेंड्स अभी तक जो मैंने आपको समझाया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा तो आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 अकाउंट को एक साथ लिया था, यानी कंसाइनी, कंसाइनर, बायर, तीनों को एक साथ लिया, उसके हिसाब से समझा। क्योंकि मुझे नहीं पता है कि जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो किस स्टेज पर खड़े हैं, वो बायर हैं, कंसाइनर हैं या कंसाइनी।
तो तीनों को उनका सॉल्यूशन मिले, इसीलिए मैंने इस तरीके की वीडियो क्रिएट की ताकि जो भी जिस जगह पर बैठा है वो उस हिसाब से अकाउंटिंग कर पाए। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है या जो मेरी जो नॉलेज है, मैंने उसके हिसाब से जीएसटी लॉ को ध्यान में रखते हुए, ई वे बिल पोर्टल को और टैली को ध्यान में रखते हुए और अकाउंटिंग को ध्यान में रखते हुए मैंने इस हिसाब से ये तैयार किया कि इस हिसाब से काम किया जा सकता है। देखिए, ऐसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, अगर आप सिंपल सिंपल बात कीजिएगा तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या है, गवर्नमेंट बोलती है कि दो जने, अगर ट्रांसपोर्टर को हटा दे तो दो जने सेल्स रिटर्न के केस में क्या कर सकते हैं, ई वे बिल निकाल सकते हैं, एक बायर और एक रिसिपिएंट। नॉर्मल केस है। अगर रिसिपिएंट को पता है कि कैसे ई वे बिल निकालना है, कैसे कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, सब कुछ अगर वो करने को तैयार है तो सिंपल सा केस है। करना क्या है, उससे वहां पर जाना है, अपने टैली में जाना है या जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है उसमें उसे डेबिट नोट क्रिएट करना है। उसके पास दो ऑप्शन है, किसके पास, रिसिपिएंट के पास, डिलीवरी चालान या डेबिट नोट। अब वो दोनों में से जो कर ले, डिलीवरी चालान करेगा तो मैंने बता दिया कैसे करना है, ऑप्शनल करके करना है, और डेबिट नोट भी कर सकता है, लेकिन उसका जो यूज है जीएसटी रिटर्न वगैरह में कोई यूज नहीं है, उसका सिर्फ मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए यूज होगा, वो कर ले। उसके बाद जैसे माल पहुंच गया सप्लायर के पास, उसने क्या करना है, उसने क्रेडिट नोट देना है, सामने वाले रिसिपेंट ने क्या करना है, उसका जो नंबर है और जो डेट है वो डालकर उसे मॉडिफाई कर लेना है। ठीक है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अगर डेबिट नोट के थ्रू किया है रिसिपेंट ने। और कोई इसमें ज्यादा घूमना नहीं है, ना ही कोई ज्यादा चीजें सोचना है कि क्या करना है नहीं करना, और ईवे बिल भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये तो हुआ नॉर्मल केस। लेकिन अगर हम बिल टू सिप टू की बात करें तो उसमें भी अगर सारे लोग अपना अपना काम करें ठीक से, मतलब कि अपने हिसाब से ईवे बिल निकालें, अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट भेज दें, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत कब आती है, बिल टू सिप टू के केस में, जब तीन पार्टी इन्वॉल्व हो और जब बर्डन, पूरा का पूरा बर्डन किस पर डाल दिया जाए, जो सप्लायर है, कि ई वे बिल भी आपको निकालना है और डॉक्यूमेंट भी आपको तैयार करना है। तो यहां पर अब उसके पास दिक्कत ये हो जाती है अगर वो टैली से करता है। यहां पर मैं दूसरी सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूं, या ये नहीं बात कर रहा हूं कि एक्सेल से एक फॉल्स इनवॉइस बना ली या टैली से डिलीवरी चालान बना लिया, फिर बाद में उसे वर्ड में कन्वर्ट कर, सॉरी पीडीएफ में मतलब उससे एक्सपोर्ट कर लिया, बाद में उसे वर्ड में जाकर एडिट करके वहां नाम रीनेम कर दिया, यानी कि बायर नेम अलग कर दिया, सिप टू अलग कर दिया, और कंसाइनी या बिल फ्रॉम ये सारी चीजें अलग कर दी। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ टैली की बात कर रहा हूं, यहाँ पर कोई मॉडिफिकेशंस की बात नहीं कर रहा हूं। अगर वैसी चीजें करनी है तो बहुत आसान है। ठीक है, वो नहीं करना है तो टैली से अगर ये चीज करनी है तो इस केस में जो सप्लायर है यानी जो कंसाइनर, उससे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसके केस में टैली में ये ऑप्शन नहीं है जिसमें तीनों का नाम आ सके। कब, जब बिल टू सिप टू का केस हो तो तीनों का नाम आ सके, जिसमें सिप टू में नाम उसका खुद का है, बिल फ्रॉम में नाम किसका है जहां से ये गुड्स चल रहा है यानी जय हार्डवेयर, और बीच में कौन बचा, बिल टू, बिल टू में किसका नाम है, एचएमएम इंटरप्राइजेस। टैली में ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। किस केस में, जब सप्लायर की बात आती है बिल टू सिप टू के केस में, तभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपकी कोई सजेशन है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए, ताकि अगर आपकी सजेशन अच्छी होगी तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा लोग की हेल्प हो पाएगी। क्योंकि देखिए ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, सब चीज आपको ऑनलाइन नहीं मिलती है और इतनी डिटेल में नहीं मिलती है। तो मैं चाहता हूं कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम्स है उससे मैं सॉल्व कर सकूं, ताकि सब लोग अपना काम आसानी से कर सके। तो वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसके पीछे बहुत मेहनत की है, रिसर्च किया, बहुत सारी एंट्रीज की है। तो अगर व्यूज अच्छे आएंगे तो फिर मैं उस हिसाब से और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।